हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। अरे सर, बहुत टाइम बाद आए हो लेक्चर करके। क्या करूं बेटा, मजबूरी थी, रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन अभी से पूरी जी जान लगाऊंगा आप लोगों के लिए। लेकिन उससे पहले टेलीग्राम चैनल है लव लव नहीं फील अकाउंट्स विद कार्तिक, उसको ज्वाइन कर लो। सर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से हमारा क्या होगा, आपके तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। अरे भाई, आप लोगों के लिए कर रहा हूं सब कुछ। आप काम करना, इंटर पास कर लेना, उसके बाद अनसब्सक्राइब करके फाइनल के में पहुंच जाना बस। और अपन का टारगेट है 80 प्लस मार्क्स इन अकाउंटेंसी। 100% हम लेके आएंगे, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पर ही चलना है। हमें तो प्यार करना है, हमें तो फील करना अकाउंट्स को यार। अब फील करेंगे अकाउंट्स को तो फाइनल में जाके उसको प्यार भी कर लेंगे, लेकिन अभी हमने फील करना है एंड एंजॉय से पढ़ना है। टेंशन नहीं लेनी। जो हमारे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो, वो उनसे एडवाइजेबल है कि आप लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करना, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा बेसिस बना हुआ है लेक्चर 1 से लेके एंड आज आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 7 सी एंटर अकाउंटेंसी का। लेकिन उससे पहले एक बात, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं करना चाहूंगा कि नो पेन नो गेन। जब तक नो पेन नो गेन, जब तक थोड़ा सा पेन नहीं लोगे तब तक गेन नहीं मिल पाएगा आपको। आप सोच रहे होंगे बहुत टाइम है बेटा, आपको रैंक लेके आनी है। मेरा जो स्टूडेंट है, मुझे नहीं पता, मेरे स्टूडेंट को तो 80 प्लस नंबर लेके आने ही आने हैं। आपके लिए मैं जान लगाने को भी रेडी हूं। लेकिन मेरा जो बच्चा है, जो मेरे से लेक्चर देख रहा है, नॉर्मली लोग यूट्यूब के लेक्चर्स को बेकार मानते हैं। बेटा, आपके लिए मैं टीच कर रहा हूं। मैं छात्रों में फीस भी ले सकता था, लेकिन मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको क्वालिटी एजुकेशन मिले। क्वालिटी चाहिए तो भाई बेटा, आपको यहाँ पे अगर लेक्चर देखना है तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट की ही बात करूंगा। आपको मैं कोई भी स्पून फीडिंग नहीं करने वाला, क्योंकि ये मेरा जो होता है ना, जो मेरा पैशन है, वो ऐसा नहीं है। मैं जब स्कूल में था ना बेटा, जब मैं स्कूल में था तो मैं खुद देखता था अभी चल क्या रहा है स्कूल के अंदर, कि जो फैकल्टी आ रहा है, जो भी आ रहा है टीचर, हमें कुछ समझा ही नहीं रहा। हमें बोल रहा है कि तुम ये रट लो, वो रट लो। इसलिए मेरे कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं थे क्लियर। जब मैं सीपीटी में आया, मेरे तब भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। सीपीटी में मैं पॉइंट्स पे पास हुआ था, बॉर्डर पे मैंने सीपीटी पास करी थी, आप देख सकते हो। एंड मैंने जब सीपीटी पास करी, मेरे सबसे बेकार मार्क्स कहाँ थे? अकाउंट्स के अंदर। मेरे सबसे कम नंबर अकाउंट्स के अंदर थे, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर थे। जब मैं इंटर में आया तो इंटर के अंदर भी यही हाल था। नंबर तो आ रहे थे, लेकिन हो कैसे रहा है, कैसे नहीं हो रहा, अता पता नहीं था। कुछ पता ही नहीं था ये क्या चल रहा लाइफ में। बस रटी जा रहे हैं, रटी जा रहे हैं। लो रट ली, अकाउंट्स रट ली। टैक्स का तो कुछ पता ही नहीं था मुझे कि टैक्स है क्या। सच बता रहा हूँ, टैक्स का हमें एक चीज भी नहीं समझाई कि टैक्स में ये क्यों आया। भाई रूल है, क्या रूल है भाई, कोई बात बनेगी। रूल है, रूल क्यों होता है, कुछ तो लॉजिक होता है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि जो मेरा स्टूडेंट है उसको फेस करे। कुछ बच्चों की क्वेरी ये भी आ रही है, सर आपने एएससी क्यों स्टार्ट कराए हैं, हमें तो बड़े बड़े चैप्टर करने हैं, सिंगल एंट्री करना है, इंश्योरेंस क्लेम करना है, वो करना है। बेटा, मैं आपके साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। मैं आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि बेसिस जो अकाउंटेंसी का है, जो आपकी एक आग है ना, जो फील लेके आएगी अंदर, वो यार इसी चीज के अंदर है। अभी आपको थोड़ा सा awkward लग रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ये तो क्या, हमें क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन ये हो नहीं रहा, ये आपका हक है यार, क्योंकि ये चीजें आपको आगे भी पढ़नी है। और आगे जब इसको पढ़ने बैठोगे ना, तो उसका कोई फील नहीं आएगा। आप बोलोगे सर ये अगर पहले पढ़ते हैं ना तब मजा आता। तो अगर आपको कार्तिक पे है बिलीफ, तो आपको मेरी बात माननी है और बड़े अच्छे से, मन से, शानदार तरीके से करना है इसको फील। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं अकाउंट्स, क्या जानोगे हमारी कसम। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं अकाउंट्स हम। ठीक है ना, गाने सुनाता रहूंगा आपको, चिंता मत करना। चलिए, अभी भगवान का नाम ले लो। आप जिनको मानते हो, भगवान सभी एक होते हैं, लेकिन नाम ले लो। मैं भी नाम ले लेता हूं। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो, चलिए करते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था AS2। 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, जो भी दिए थे करके आए कि नहीं करके आए बेटा, बताओ। तुम क्या सोचे, कार्तिक खुश होगा? खुश नहीं होगा बेटा, दुखी होगा, क्योंकि मेरा बच्चा काम ही नहीं कर रहा। दुख तो होता ही है मुझे। सर नहीं नहीं, हम तो करके आए, हम तो होशियार बच्चे हैं। जान रहा हूं मैं, आपकी जो होशियारी है ना, वो सब बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो 80 प्लस नंबर लेके आओगे कि नहीं लेके आओगे? हाँ या ना? आवाज नहीं आई। हाँ या ना? अभी जहां बैठे हो वहां बोलो नहीं, स्क्रीन में घुस जाऊंगा। सर कैसे घुसोगे? मैं घुस जाऊंगा, बस मुझे नहीं पता। हाँ या ना बोलो, बोलो बोलो।
हाँ चलिए, एंड आपका जो भी फीडबैक है वो जरूर देना। लेक्चर अच्छा लगा हो बुरा लगा हो बताओ तो सही, कमेंट तो करो यार। तुम लोग कमेंट ही नहीं करते, मुझे कैसे लगेगा पता कि लेक्चर अच्छे जा रहे हैं नहीं जा रहे। अगर नहीं अच्छे जा रहे होंगे तो मैं और इंप्रूवमेंट करूंगा और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दूंगा। लेकिन समझ आ रहा तो बताओ ना कि समझ आ रहा है सर, हमें हमें तो मस्त लग रहा है। क्या केजे से अकाउंट्स पढ़ के फील आया कि नहीं आया? मुझे यूट्यूब पे चाहिए, कमेंट चाहिए, अच्छे या बुरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे आपका ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए, सिर्फ ऑनेस्ट ओपिनियन। ऑनेस्ट है ना, लाइफ में ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लाइफ में करो या ना करो लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर आपको बनना है, ठीक है। चलिए, अभी हमने पढ़ा था AS2। AS2 का नाम क्या है बेटा? AS2 का नाम है इन्वेंटरी। हम सर इन्वेंट्री क्यों पढ़ रहे हैं? हम इन्वेंट्री इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जो हमारी बैलेंस शीट के अंदर इन्वेंट्री की वैल्यू आती है उसका हम पता लगा सकें वो कैसे आई है। और इसके लिए हमारे पास क्या है? AS2 है। AS2 क्यों बना? क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट थी कि किसका पार्ट है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पार्ट है। और अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड है वो किसका पार्ट है? गैप का पार्ट है, जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो जो इन्वेंट्री है उसका जो अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है वो कौन सा है? AS2। AS2 अगर कोई भी इसका डिस्क्लोजर होगा इसमें तो वो जाएगा ही जाएगा, लेकिन AS1 भी पिक्चर में आ जाएगा, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। कि डिस्क्लोजर नहीं दिया तो नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं घोड़े बारी लेके आ जाऊंगा। जैसे कैलकुलेटर मेरे पास AS1 क्या बोलता है, नहीं दिया डिस्क्लोजर तो मार पड़ेगी आपको। समझ गए ना? ठीक है, चलो सर इतना समझ आ गया हमें। फटाफट 5 मिनट में रिवाइज करके खत्म करते हैं चीज को। खत्म नहीं, जो अभी तक पढ़ा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव बेटा मैं हाईलाइट ले लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाएगा। सर कोई लाल रंग का हाईलाइट लो, लाल रंग अच्छा होता है। चलो, प्राइमरी इशू क्या था कि कहता है कि इन्वेंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आने चाहिए जब तक उनकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हो जाती। सर ये क्या मतलब है बेटा? आपको समझाया गया था कि अगर हम एक हमारे पास इन्वेंट्री पड़ा है, हमारे पास कोई सामान है, हमारे पास एक सेट है कैलकुलेटर का, हम कैलकुलेटर बेचने का काम करते हैं। मेरे पास साल के आखिर तक, क्योंकि आखिर क्यों? क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है? हेल्ड हेल्ड कि इन्वेंट्री वही है जो कि असेट है, जो कि हेल्ड किए हुए हैं। और असेट क्या है? असेट पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए फ्रेमवर्क के अंदर? एसेट आर द रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइजेस फॉर विच द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी। सर पूरे के पूरा लिंकिंग हो जा रही है हमारी फ्रेमवर्क से लेके हम यहां तक लिंकिंग करते अभी तक आए हैं। और जब तक हमारी अकाउंट्स नहीं पूरी होती हम तब तक लिंकिंग करते ही आएंगे। मेरे पास कैलकुलेटर के 100 पीसीस पड़े हैं, मेरे पास कैलकुलेटर के 100 पीसीस पड़े हैं, 100 पीस पड़े हैं बेटा मेरे पास। कितने पीस पड़े हैं? 100 पीसीस पड़े हैं मेरे पास कैलकुलेटर के। और मैंने किया क्या? इन 100 पीसीस में से 20 पीसीस सेल कर दिए। 20 पीसीस मैंने क्या किए? सेल कर दिए। सेल करने का मतलब क्या हुआ बेटा? यहाँ पे 20 पीस सेल करने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास अभी इन्वेंट्री कितने बचे? 80 पीस बच गए। कितने बचे? 80 पीसीस बच गए। इसमें यही बात लिखता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वो आने चाहिए अंटिल द रिलेटेड रेवेन्यू आर रिकॉग्नाइज्ड, जब तक उनकी सेल नहीं हो जाती। क्योंकि अगर उनकी सेल हो गई, अगर उनकी सेल हो गई तो वो इन्वेंट्री में आएंगे ही नहीं। एंड उसकी वैल्यू क्या आएगी? एंड राइट डाउन टू द नेट आरवी। अगर आपको पता है कि वैल्यू कैसे होती है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अगर आपकी कॉस्ट है 100 रुपीज और आपकी एनआरवी है 80 रुपीज, आपको पता है इन दोनों में से कम कौन है? 80 रुपीज। लेकिन सर हमारी कॉस्ट कितनी थी? 100 रुपीज की। हमने खर्च कितना किया पैसा? 100 रुपीज। लेकिन वैल्यू कितनी आ गई? 80 रुपीज। एनआरवी तो 20 का क्या हो गया? आपको लॉस हुआ ना बेटा, क्योंकि 100 रुपीज आपके खर्च हो चुके हैं और 80 रुपीज की वैल्यू आ गई, मतलब 20 रुपए से इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो गई। तो वो कहां पे जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस के लॉस पार्ट के अंदर। ठीक है बेटा, समझ गए? बहुत बढ़िया। सर इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री आर द असेट जो कि हेल्ड होते हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर कोई बिजनेस अनऑर्डिनरी है जिसमें आप नॉर्मली काम नहीं करते तो वो आपका इन्वेंट्री नहीं बन सकता। एंड ये होता है आपका वर्क इन प्रोग्रेस जो कि, एंड ये होते हैं आपके रॉ मटेरियल जो कि मटेरियल एंड सप्लाईज के अंदर भी हैं। इसके अंदर वही आता है गुड्स फॉर सेल भी आ जाता है। एंड इसके अंदर बताया गया आपको
प्रोड्यूस, वर्क इन प्रोग्रेस भी आ जाता है। एंड इन्वेंट्री डू नॉट इंक्लूड स्पेयर पार्ट, सर्विस, इक्विपमेंट, स्टैंडिंग विच मीट द डेफिनेशन ऑफ AS10, ये भी बताया गया था आपको। एंड एक्सक्लूडेड क्या है, इतनी बार समझा चुका हूं कि वर्क इन प्रोग्रेस फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। रॉ मटेरियल तो इस इन्वेंट्री का ही पार्ट है, क्योंकि रॉ मटेरियल इसने कहीं नहीं लिखा कि आपको सेल के लिए यूज करना पड़ेगा। देखिए, लेकिन अगर आप वर्क इन प्रोग्रेस की बात करते हो उसमें साफ साफ लिखा है फॉर सच सेल। अगर आप कोई सामान तैयार कर रहे हो, अगर आप उनकी सेल में कर रहे हो तब तो इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आप कोई सामान नहीं बेच रहे, आपने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसको बिल्डिंग को खड़ी करने का, तो वो आपकी असेट हो नहीं सकती। क्यों बेटा? क्योंकि उसमें आपका हक ही नहीं है। यू कैन नॉट कंट्रोल द असेट बट यू कैन कंट्रोल द रॉ मटेरियल। अगर आपको किसी ने ठेका दे दिया कि सामान भी तेरा, सब कुछ तेरा, तूने मुझे बिल्डिंग खड़ी करके देनी है, तो जो सामान मेरा यूज होगा, जब तक मैं उसे वहां पे यूज नहीं करता उस पर मेरा हक है। वो मेरे पास एक सीमेंट पड़ा है, अभी सीमेंट उस पर यूज नहीं हुआ, मेरे पास सीमेंट की खाली बोरी पड़ी है भर भर के, तो सीमेंट की जो बोरी है ना वो मेरा हक है, क्योंकि उस सीमेंट पे मेरा कंट्रोल है। लेकिन जब वो सीमेंट उस बिल्डिंग में लग गया तो उस बिल्डिंग पे मेरा कंट्रोल नहीं है, उस बिल्डिंग पे उस सामने वाली पार्टी का कंट्रोल है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट कवरिंग दिस थिंग इनटू AS2, वो AS7 में जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए वही बात है, सेम अराइजेस टू द सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। लेकिन उनका जो रॉ मटेरियल है वो कहां जाएगा? AS2 में जाएगा। एंड वैसे ही शेयर आपके जो आगे डिवेंचर्स, हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, एंड एक लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ऑयल, जो भी है। मेजरमेंट बता चुका हूं, कोस्ट या NRV का मतलब भी समझा चुका हूं, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मार्केट की बात नहीं करेंगे, हमारे बिजनेस में कितना एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है हमारा, उसके अंदर लेस करना पड़ेगा एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, एंड उसके अंदर फिर लेस करना पड़ेगा एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक अ सेल। ऐसी कॉस्ट जो कि जिसके विदाउट आप इन्वेंट्री को सेल नहीं कर सकते, वो माइनस होगी। अदरवाइज ऐसी कोई कॉस्ट माइनस नहीं करनी, वही कॉस्ट माइनस करनी है जो मैंडेटरी है, जो नेसेसरी है टू मेक द सेल ऑफ द इन्वेंट्री। दिस इज NRV। एंड कॉस्ट आपको पता है, कॉस्ट में 3 कंपोनेंट होते हैं, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट। कौन सी अदर कॉस्ट? इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। कॉस्ट ऑफ परचेज में बताया गया था, कोई भी सामान लेके आते हो आप सामने वाले से, मतलब मैं आपके पास गया, मुझे सामान चाहिए, तो उसने जो भी पैसे लिए वो मेरी कॉस्ट ऑफ परचेज है। एंड उसके अंदर हमको कोई भी टैक्सेस है, कोई भी आपकी ड्यूटी है, कोई भी थिंग है आपको इंक्लूड कर लेनी है। लेकिन अगर कोई टैक्सेस, कोई भी चीज जो आपको वापस में रिकवर होने वाली है एंटरप्राइजेस को, वो आपको एक्सक्लूड कर देनी है उसकी कॉस्ट में से। एंड फ्राइट इनवर्ड ऐड होगा। फ्राइट इनवर्ड मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। आप वहां से यहां तक, आप जहां से सामान परचेज किया है वहां से आपकी फैक्ट्री तक लाने का जो भी खर्चा है बेटा, वो आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। फ्राइट इनवर्ड का यूज किया है। एंड अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू द एक्विजिशन। ऐसे कोई भी एक्सपेंडिचर दो डायरेक्टली लिंक है किसकी? एक्विजिशन में, रॉ मटेरियल की। और एक बात बताई गई थी आपको, ये वाली बात देखिए, ट्रेड डिस्काउंट, कोई रिबेट, कोई ड्यूटी ड्रॉबैक एंड अदर कोई भी सिमिलर ऐसे डिस्काउंट जो आपको मिलते हैं वो आपको माइनस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्काउंट मिल रहे हैं ये आपको मिल रहे हैं ड्यू टू परचेज ऑफ द मटेरियल, ड्यू टू परचेज ऑफ द मटेरियल। लेकिन अगर कोई कैश डिस्काउंट है, इसका सवाल पूछेगा, बार बार बोल रहा हूं, इसका सवाल पूछेगा, कैश डिस्काउंट आपका कॉस्ट ऑफ परचेस में से माइनस नहीं किया जाएगा। कैश डिस्काउंट आपका कॉस्ट ऑफ परचेज में से माइनस नहीं किया जाएगा, ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अदर इनकम हो जाएगी डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम पे। सर क्यों नहीं माइनस किया जाएगा? क्योंकि बेटा कैश डिस्काउंट आपका इससे लिंक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब आप अभी पेमेंट करने को राजी हो जाते हो, जब आप अभी उस सामने वाले बंदे को पेमेंट करने के लिए राजी हो जाते हो, तब आपको क्या मिलता है? कैश डिस्काउंट मिलता है। इसका इस कॉस्ट ऑफ परचेज से कोई लिंक नहीं है। फिर आती है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। वहां भी बताया गया था कि 2 टाइप की होती है, एक तो डायरेक्टली जो लग रही है, फॉर एग्जांपल लेबर का खर्चा, कोई भी मतलब रॉ मटेरियल से लेके फाइनल तक जो भी खर्चा आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। मेरे पास आ गया दूध, मेरी अमूल कंपनी की फैक्ट्री है, मुझे एक आइसक्रीम बनानी है, तो उस
दूध से आइसक्रीम बनने तक का जो भी खर्चा आएगा वो आएगी कन्वर्जन कॉस्ट। रॉ मटेरियल खर्चा तो ऊपर ही कवर हो गया कॉस्ट ऑफ परचेज के अंदर। अब आती है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। एक तो होती है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट लेबर, कोई भी एक्सपेंसिव जो कि डायरेक्टली हमको दिख रहे हैं वो तो आ ही जाएगा। लेकिन एक होता है इनडायरेक्ट, उसमें दो आते हैं, एक होते हैं फिक्स, एक होते हैं वेरिएबल वाले। जो भी एक्सपेंसिव हैं, जो भी आपके वेरिएबल वाले हैं, वो तब खर्च होंगे जब एक्चुअली में वो सामान होगा तैयार। तो जो भी आपका वेरिएबल एक्सपेंसिव है उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जब जब सामान बना, जो जो कॉस्ट है उसकी उसमें एलोकेट कर दो। समझ गए ना बेटा? मान लो एक आपके 100 पीस बने कैलकुलेटर के, तो जो भी खर्चा वेरिएबल का आएगा वो 100 पीसेस के अंदर एलोकेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक पीस को बनने में लगते हैं 5 रुपए, तो टोटल खर्चा आएगा कितना उस 100 पीस का? 100 इंटू 5। लेकिन अब बात आती है फिक्स्ड की। फिक्स्ड एक्सपेंसिव कौन से एक्सपेंसिव? फिक्स। फिक्स का मतलब है चाहे सामान बने 1 यूनिट, चाहे बने 2 यूनिट, चाहे बने 500 यूनिट, चाहे बने 1000 यूनिट, वो खर्चा तो आपका होगा ही होगा। वो खर्चा तो आपका होगा ही होगा, तभी बोला है फिक्स्ड। अब भैया फिक्स को कैसे एलोकेट करोगे? आपको बताया गया था फिक्स को एलोकेट किया जाएगा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर बेस्ड ऑन द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्शन, जो कि नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्शन है कि आमतौर पे प्लांट कितना यूनिट करता है तैयार, और वो भी कैलकुलेट की जाती है एवरेज लेके 4-5 सालों की एक साथ। अब कैसे होगा? अगर आपके एक्चुअल जो यूनिट बनी है वो नॉर्मल के इक्वल आ गई तो क्या होगा? वो भी ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल के कैपेसिटी जो भी आपकी आ रही है वो सारी की सारी एलोकेट हो जाएगी इन्वेंटरीज के अंदर। लेकिन अगर आपकी कम बन रही है, एक्चुअल जो प्रोडक्शन है वो कम है, नॉर्मल ज्यादा है, एक्चुअल है कम, नॉर्मल ज्यादा है, तो हमने बोला था कि एलोकेट करनी है कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड ऑन द बेसिस एज पर नॉर्मल कैपेसिटी रेट पर यूनिट। रेट पर यूनिट, रेट आप पहले ही निकाल के आ चुके होंगे, क्योंकि मान लो नॉर्मल बनती है आपकी 1 लाख और आपका फिक्स्ड ओवरहेड है 10 लाख रुपए, तो नॉर्मल कितना एलोकेट हो रहा है? एक यूनिट पे कितना? 10 रुपीज। 10 रुपीज। अगर एक यूनिट पे 10 रुपीज खर्च हो रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है बेटा यहां पे भी उस यूनिट पे 10 रुपीज आ जाएंगे। मान लो आपकी बनी 90,000, तो एक पे कितने लगते हैं? 10 रुपीज ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। तो 90,000 पे कितने लगेंगे? 90,000 इंटू 10, 9 लाख रुपीज। और बाकी सर 1 लाख तो बच गया ना, क्योंकि 10 लाख तो मेरी जेब से जाएगा ही जाएगा। उस 1 लाख का क्या करूं? अनएलोकेटेड का वो डाल दो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बेटा, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक्सपेंसिव। सर क्यों? हमने पढ़ के आए हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। वी कैन नॉट ओवर वैल्यू अवर असेट, वी कैन नॉट ओवर वैल्यू अवर असेट, हम अपनी असेट को ओवर वैल्यू नहीं कर सकते। एंड जब आपकी जो प्रोडक्शन है, जब आपकी जो है प्रोडक्शन वो अबनॉर्मली ज्यादा हो गई, अबनॉर्मली ज्यादा हो गई, बनती थी नॉर्मली 1 लाख लेकिन एक साल बन गई 1,20,000, चमत्कार हो गया। सर क्या करें? उस जो 20,000 फालतू बनी कुछ नहीं होगा, उससे क्या होगा? जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है पर यूनिट वो कम हो जाएगी। लेकिन आपके जो फिक्स ओवरहेड है हम उनसे ज्यादा एलोकेट नहीं कर सकते। सर हम एक काम करते हैं ना, उसकी इनकम बुक मान लेते हैं ना, जो ज्यादा नहीं खर्च हुआ, इनकम नहीं मान सकते। क्यों? वी कैन नॉट ओवरस्टेट अवर प्रॉफिट, जब तक वो एक्चुअली में रियलाइज नहीं हो सकते उसके चक्कर में उसको इनकम भी नहीं मान सकते। वो उसकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। इस वर्ड पे ध्यान देना, कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। आपसे सवाल पूछेगा भी कैलकुलेट पर यूनिट, आपसे ये सवाल पूछेगा कैलकुलेट पर यूनिट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, तो आपको टोटल की जो नॉर्मल कैपेसिटी आ रही है अगर एक्चुअल ज्यादा है तो आपको टोटल ओवरहेड डिवाइड, आपको टोटल ओवरहेड क्या करना पड़ेगा? टोटल ओवरहेड से डिवाइड करना पड़ेगा क्या? एक्चुअल जो आपकी प्रोडक्शन है उससे क्या होगा? आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। ठीक है बेटा? ठीक है सर। फिर आपको बताया गया था ज्वाइंट और बाय प्रोडक्ट, फिर आपको बताया गया था ज्वाइंट और बाय
प्रोडक्ट। ज्वाइंट और बाय प्रोडक्ट बताया गया था, उसके अंदर ही बताया गया था कि अगर एक से ज्यादा बनेगा तो ऐसा होगा, उससे बनेगा तो ऐसा होगा। ज्वाइंट प्रोडक्ट का मतलब है एक रॉ मटेरियल है, दो बन गए, उसको एलोकेट करना है रेशनल और कंसिस्टेंट बेसिस पे। बाय प्रोडक्ट बताया गया था कि जो मेन से निकला है, नॉर्मली वो क्या होती है, स्क्रैप होती है, जो भी कुछ होती है, एंड वो मेजर किया जाता है एनआरवी पे, नेट रिलायजेबल वैल्यू पे। कैसे? नेट रिलायजेबल वैल्यू से, एंड वो चीज आपको मेन जो प्रोडक्ट है उसमें से माइनस कर देनी है, एंड जो चीज है आपको वो मेन प्रोडक्ट में से माइनस कर देनी है। अदर कॉस्ट बताया गया था जो भी आपकी लगती है ड्यू टू ब्रिंगिंग टू द लोकेशन एंड कंडीशन, जैसे कि कॉस्ट ऑफ जो आपकी है डिजाइन वो बताई गई थी आपको। कोई भी इंटरेस्ट कॉस्ट, कोई भी बोरिंग कॉस्ट आपकी इन्वेंट्री में कंसीडर नहीं की जाएगी, ये भी आपको बताया गया था। एंड ये बहुत बड़ी बात बताई थी मैंने, एक्सक्लूजन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की। एक्सक्लूजन क्या है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से? मैंने बताया गया था कि मींस दे आर नॉट पार्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, मींस दे आर नॉट पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, मतलब ऐसी चीजें जो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है। तो किसका पार्ट है? ये जाएंगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ये कहां जाएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एज अ एक्सपेंसेस। आप इसको उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते। ऐसी कौन कौन सी बातें लिखी हैं आपको पहले बताया था, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर एंड अदर प्रोडक्शन कॉस्ट। एबनॉर्मल लिखा है सिर्फ एबनॉर्मल लिखा है बेटा, नॉर्मल नहीं लिखा हुआ, नॉर्मल नहीं लिखा हुआ मतलब सर नॉर्मल वाला तो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। आपको कल एक क्वेश्चन भी समझाया था ना इसके अंदर, उसमें ये लिखा था नॉर्मल वाला तो ऐड हो जाएगा। नॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड, नॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड लेबर, नॉर्मल अमाउंट ऑफ अदर ओवरहेड कॉस्ट, ये आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगी, क्योंकि वो चीज तो खर्च होनी ही थी, उतना वेस्टेज तो होना ही था। ठीक है, अगला स्टोरेज कॉस्ट। नॉर्मली स्टोरेज कॉस्ट आपकी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर वो कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर वो कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आगे काम नहीं बन सकता, तब आपको उसके अंदर ऐड करनी पड़ जाएगी। अगला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो भी छोटे मोटे एडमिन के खर्चे हैं, मतलब कि स्टाफ की सैलरी है, कुछ और है, कुछ ऑफिस का खर्चा है, वो भी आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट में शामिल नहीं होगा। लेकिन इसे ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछ के आपको फंसवाएगा एग्जाम के अंदर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इसका क्वेश्चन पूछ के फंसवाएगा आपको, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का क्वेश्चन पूछ के फंसवाएगा, तो वो भी आपको इंक्लूड नहीं करना। मतलब सेलिंग का खर्चा कितना होगा वो आपको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना। लेकिन एनआरवी के अंदर आपको पता है एनआरवी अलग है, कॉस्ट का कैलकुलेशन अलग है, एनआरवी का कैलकुलेशन अलग है। एनआरवी के अंदर एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस इन द मार्केट माइनस एस्टिमेशन कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस कॉस्ट necessary to sell that particular expenses. लेकिन cost, when we calculating the cost of the inventory, we cannot add selling and डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। हम वो कहां लेके जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर उसको लेके जाएंगे। उसके बाद बताया गया था टेक्निक्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। हम ये जो काम कर रहे हैं ना, जो कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन प्लस अदर कॉस्ट, ये क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड है। ये क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड है। लेकिन एक होता है रिटेल मेथड, एक होता है रिटेल मेथड। सर ये मेथड कहां पे यूज होता है? ये मेथड वहां यूज होता है जहां पे बड़ी बड़ी मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल है, जहां पे हर एक इन्वेंट्री का कैलकुलेशन करना नामुमकिन है। आप हर एक की कॉस्ट नहीं निकाल सकते। तो वो क्या बोलता है कि आपको पता है कि इसका सेलिंग प्राइस क्या है, इसका सेलिंग प्राइस क्या है, एंड उसके ऊपर आपका कितना ग्रोस मार्जिन है, उसके ऊपर आपका कितना ग्रोस मार्जिन है। आप एक काम करो, कुछ मत करो, सेलिंग जो प्राइस है उसमें से आपका जो मार्जिन है उसको कम कर दो, जो आपका सेलिंग प्राइस है उसमें से मार्जिन कम कर दो बस भैया। अगर मार्जिन कम हो गया तो आपकी वो कॉस्ट आ गई, आपकी वो कॉस्ट आ गई। ये होता है रिटेल मेथड। चलिए बेटा, अब आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था, फर्स्ट क्वेश्चन करके आए कि नहीं करके आए बेटा? क्वेश्चन को पढ़िए फटाफट, पढ़ो क्वेश्चन को, अभी सोल्व हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, होमवर्क दिया गया था, मैं इसको माइनस कर देता हूं। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं। फेयर नोटबुक लगाओ यार, नहीं लगाओगे तो दिक्कत आएगी आपको एग्जाम के टाइम पे। आपसे सवाल सोल्व नहीं होंगे जब तक आपने सोल्व नहीं किए बेटा, समझ रहे हो? ओ बच्चा, ओ मेरा बच्चा, समझ रहे हो ना? सर कैसी बात कर रहे हो? समझने पड़ेंगे बेटा आपको। थोड़ी आवाज बैठ रही है बेटा, कल आइसक्रीम खा ली थी मैंने, आइसक्रीम खा ली तो बस क्या करें, अब एक आइसक्रीम खाई तो एक के ऊपर और खा ली,
अमूल की थी द टेस्ट ऑफ इंडिया, तो हम टेस्ट के चक्कर में खाई गए, आइसक्रीम खाई गई, क्या करें, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। चलिए बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन 1। सर स्कोर क्या हुआ? अरे मैच चल रहा है यार, स्कोर देखो कोई। इंडिया इंग्लैंड का मैच, ओ भाई साहब 6 आउट कर दिए यार, इंग्लैंड ने 6 आउट कर दिए, अरे इंडिया ने 6 आउट कर दिए, हम मैच जीतने वाले हैं यार। ये देखिए 205 83 पे 6, जो रूट आउट हो गया भैया। देखो स्कोर कार्ड दिखाते हैं आपको। सर क्या मजे हैं, मैच देख रहे हो सर आप तो। अरे भाई क्या करें अब भाई, बढ़िया बढ़िया, इंडिया जीत जाएगी, पहुंच जाएगी वहां पे। चलो बंद करो सर। चलिए, एट द एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, एक आदत बना लो, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे, ठंडे दिमाग से पढ़ेंगे। क्वेश्चन को सोल्व करना भी एक आर्ट होती है, क्वेश्चन को सोल्व करना भी एक आर्ट होती है। यस या नो प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, यस या नो? यस केजे, या एट द एंड ऑफ इट्स फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, साल के आखिर के अंदर वो मौका आ गया। कंपनी पी हैज कंपनी P has 100 units of inventory on hand। कंपनी P के पास 100 यूनिट्स थी किसकी? इन्वेंट्री की ऑन हैंड। मतलब आ गई ना बात, हैंड मतलब कि साल के आखिर के दिन उसके पास 100 यूनिट थी इन्वेंट्री की, एट अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 10 पर यूनिट। कैरिंग अमाउंट का मतलब है उसकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी? 10 पर यूनिट। द करंट मार्केट प्राइस इज 8 पर यूनिट। आज का मार्केट प्राइस मतलब कि एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस कितना है? 8 रुपए। एट विच दीज यूनिट्स कैन बी सोल्ड। हम आज की डेट में अंदर मार्केट में जाएंगे तो 8 रुपए के अंदर ये सामान को सेल कर पाएंगे। कंपनी पी हैज अ फर्म सेल कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी क्यू। कंपनी पी का कंपनी क्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी पी का कंपनी क्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। क्या कॉन्ट्रैक्ट है? टू सेल 60 यूनिट्स एट 11 पर यूनिट। मतलब देखो भैया बात ये है कि मेरी कंपनी है पी कंपनी, आप हो कंपनी क्यू, मेरी कंपनी ने आपकी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मेरे पास जो 60 यूनिट्स हैं मैं आपको 60 यूनिट सेल करूंगा। कितने अमाउंट में? 11 रुपए में। मैं आपको 60 यूनिट सेल करूंगा, कितने अमाउंट पे? 11 रुपए में। विच कैन नॉट बी सेटल्ड नेट, जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। एस्टिमेटेड इंक्रीमेंटल, देखो इंक्रीमेंटल जहां भी आपको अकाउंट्स के अंदर वर्ड दिख जाए इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल का मतलब लिख लो बेटा, इंक्रीमेंटल का मतलब ये होता है ये कॉस्ट तब खर्च होगी जब वो काम होगा, ये कॉस्ट तभी खर्च होगी जब वो काम होगा। इसकी द इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट, एस्टिमेटेड इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट इज 1 पर यूनिट। मतलब 1 रुपया तो खर्च होना ही होना है। आपको एनआरवी निकालनी है कंपनी की, आपसे पूछा गया है डिटरमाइन एनआरवी। अब थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना, मैंने क्या बताया था आपको एनआरवी के अंदर? एनआरवी इज देन, एनआरवी मींस द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी बिजनेस। मेरा बिजनेस, मुझे मार्केट का बिजनेस की तेल लेने गया, मुझे मेरा बिजनेस देखना है। कंपनी पी के पास, मैं आपको रफ में कर रहा हूं, सोलो आपको ही करना है। कंपनी पी के पास कितनी यूनिट थी? 100 यूनिट्स। कंपनी की पी के पास कितनी यूनिट्स थी? 100 यूनिट्स। अब उसमें से 100 यूनिट्स में से 60 यूनिट का तो भाई साहब ने क्या किया हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। 60 यूनिट का तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं 11 रुपए में दूंगा, मैं 11 रुपए में दूंगा। तो मतलब मेरे लिए वो 60 यूनिट्स का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 11 रुपए होगा, 11 रुपए होगा। और मेरे पास टोटल है 100, तो 100 में से 60 का तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, मतलब 40 का तो कुछ भी नहीं हुआ। और 40 की वैल्यू क्या है मार्केट के अंदर? इसकी बेटा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितना है? ₹8। इसका सेलिंग प्राइस, इसका तो कॉन्ट्रैक्ट ही कंफर्म है, कितना है? ₹11। लेकिन आपको पता है कि माइनस क्या करना पड़ता है व्हाइल कैलकुलेटिंग एनआरवी? सेलिंग प्राइस तो आ गया, माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, कुछ नहीं है बेटा, कॉस्ट कुछ नहीं है, लेकिन माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेलिंग डेट असेट।
कितनी सेलिंग कॉस्ट है बेटा इसकी? 1 रुपया इंक्रीमेंटल, 1 रुपया यहां भी है और सेलिंग कॉस्ट 1 रुपया यहां भी लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि चाहे आप यहां यूनिट बेचो चाहे यहां बेचो 1 रुपया खर्च होगा ही होगा। तो कितनी आ गई? ₹10। ये कितनी आ गई? ₹7। तो हमको निकालनी है एनआरवी, तो लिख दो एनआरवी क्या होगी? एनआरवी हो जाएगी इसकी 60 यूनिट्स इंटू ₹10 प्लस 40 यूनिट्स इंटू ₹7। कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेट करो, ये आता है 600 और ये आ जाएगा 400 इंटू 7, 400 इंटू 7 ये आ जाएगा 28। कितना? 40 इंटू 7 ये आ जाएगा 280। तो एनआरवी आपके सामने आ चुकी है 60 इंटू 10 प्लस 280, दिस इज ₹880। ये बेटा क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका एनआरवी। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये आपके लिए। ये हो गई खत्म 880, ये खत्म हो गई 880। ये क्वेश्चन अपन का कंप्लीट हो गया। चलिए सर, डन हो गया, ये भी हो गया था अपन का क्वेश्चन एंड ये वाला भी क्वेश्चन हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। अगर कोई भी डाउट है ना, मेरा नंबर लिख लो 8708187196। फोन मत करना, टेक्स्ट मैसेज करना व्हाट्सएप के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर। अगर कोई डाउट है तो मैं रिप्लाई जरूर दूंगा आपको। और ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में भी नहीं मिलेंगे आपको। अब इलस्ट्रेशन क्वेश्चन 2 थोड़ा पढ़ो इसको। अभी क्वेश्चन सोल्व होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चॉकलेट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए। चॉकलेट क्वेश्चन लिखो उसमें, वेरी इंपॉर्टेंट चॉकलेट क्वेश्चन। पढ़ो इसको, ये चॉकलेट क्वेश्चन है, उसको पढ़ो। क्या बोलना चाह रहा है ये, क्या बोलना चाह रहा है ये? ओके सर, पढ़िए इसको। इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मार्स लिमिटेड, मैं ही पढ़ लेता हूं, चलो छोड़ो बेटा। इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मार्स लिमिटेड, मार्स लिमिटेड एक कंपनी है। क्वेश्चन को पढ़ना एक आर्ट है, क्वेश्चन को पढ़ना एक आर्ट है, तो इसलिए इसको सीख लीजिए, आपके काम आएगी फ्यूचर के अंदर भी। इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मार्स लिमिटेड वन बाय प्रोडक्ट, क्या बात है सर, दो होते हैं, एक होता है ज्वाइंट प्रोडक्ट, एक होता है बाय प्रोडक्ट। वन बाय प्रोडक्ट, सर हमें इतना जरूर पता है, जैसे ही बाय प्रोडक्ट का नाम हमारे माइंड में घुस गया, आपने सिखाया था कि बाय प्रोडक्ट मोस्टली क्या होते हैं? इमैटेरियल इन नेचर। अगर कोई भी बाय प्रोडक्ट है, कोई भी स्क्रैप है, कोई भी वेस्ट मटेरियल है, हम उसको कैसे मेजर करेंगे? एनआरवी पे। हम उसको कैसे मेजर करेंगे? एनआरवी पे। और एनआरवी क्या होती है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द मार्केट माइनस फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस फर्दर एक्सपेंडिचर टू सेल दैट पर्टिकुलर, जो भी सामान बेचना है उसको एनआरवी होती है। एंड जो भी कॉस्ट आएगी, जो भी हमारी एनआरवी आएगी किसकी? बाय, जो भी आपका बाय प्रोडक्ट है, स्क्रैप है, वो हम मेन जो हमारे प्रोडक्ट है उनमें से माइनस कर देंगे उनकी कॉस्ट में से। ठीक है सर। इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मार्स लिमिटेड, जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है किसका? मार्स लिमिटेड का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वन बाय प्रोडक्ट, एक बाय प्रोडक्ट जिसका नाम है बीपी, जिसका नाम है बीपी एमर्ज, वो निकल गया। बिसाइड टू मेन प्रोडक्ट MP1 एंड MP2 अपार्ट फ्रॉम स्क्रैप, अपार्ट फ्रॉम स्क्रैप। मतलब क्या बोलना चाहता है ये? मतलब बोलना चाहता है कि एक कंपनी है मार्स लिमिटेड, उसके क्या है बेटा? दो प्रोडक्ट हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट, एक है क्या? MP1, एक है MP2, एक MP1 एक MP2। अब इन दोनों में से, अब एक की बात नहीं की, मतलब कहता दोनों में से निकला, दोनों में से निकला। अगर एक से निकलता तो उसकी कॉस्ट से माइनस करते, लेकिन यहां लिखा है कि दोनों में से निकला। क्या निकला बेटा? बाय प्रोडक्ट। क्या निकला? बाय। क्या नाम है इसका? बीपी। बीपी क्या लिखता है? अपार्ट फ्रॉम स्क्रैप, मतलब इसके साथ साथ, इसके साथ साथ स्क्रैप भी निकली है, इसके साथ साथ स्क्रैप भी निकली है। ठीक है सर, मतलब इसकी हम दोनों को, इस दोनों की एनआरवी कैलकुलेट करके और जो इन दोनों की कॉस्ट आएगी कंबाइन, उसमें से हम माइनस कर देंगे, उसमें से हम माइनस कर देंगे। और आपको सर ये भी पता है ना सर, हम आपको एक बात बताएं,
बताओ बेटा कि सर इन दोनों की कॉस्ट को कैसे एलोकेट करना है। आपने बताया था थ्रू कंसिस्टेंसी एंड रेशनल बेसिस, क्योंकि इन दोनों की कॉस्ट आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, इन दोनों की कॉस्ट आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। बहुत शानदार बेटा, आप समझदार हो, आप शक्तिमान हो। ठीक है, चलिए रॉ मटेरियल कहता है कि कितना रॉ मटेरियल लगा, डिटेल्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, आपको डिटेल दी गई है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस की अंडर के अंदर, आइटम, यूनिट, अमाउंट, आउटपुट, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2000 दिसंबर। चलो ठीक है भैया, रॉ मटेरियल कितना है 14500, मतलब रॉ मटेरियल की इस चीज को बनने के लिए कितना लगा 14500, जिसकी कॉस्ट है 1,50,000, वेजेस 90,000, फिक्स ओवरहेड 65,000, वेरिएबल 50,000। आउटपुट मतलब आउटपुट रॉ मटेरियल इतना लगा, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के बाद कितनी क्वांटिटी मेरे पास आई, क्वांटिटी आई MP1 की कितनी बेटा 5000 यूनिट, MP2 की कितनी 4000 यूनिट एंड BP 2000 यूनिट, और ये है बाय प्रोडक्ट। एंड क्लोजिंग स्टॉक मतलब कि 5000 यूनिट बनी, उसमें से 4750 बिक गई, MP2 की 4000 यूनिट बनी जिसमें से 3900 यूनिट बिक गई। क्लोजिंग स्टॉक हेल्ड, इन्वेंट्री हेल्ड, कितना हेल्ड किया हुआ है 250 एंड 100। हमको क्या निकालना है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, मतलब ये 250 यूनिट्स की वैल्यू है, 100 हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एवरेज मार्केट प्राइस, ये सेल कितने में होती है 60 रुपीज में, और ये कितने में होती है 50 रुपीज में। MP1 की वैल्यू है 60 रुपीज सेलिंग प्राइस, MP2 कितनी है 50 रुपीज पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। बाय प्रोडक्ट इज सोल्ड एट 20, जो आपका BP है, जो आपका BP है ये बिकता है ₹20 के अंदर, मार्केट के अंदर, मतलब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द मार्केट 20 रुपीज, और ये है एवरेज, और ये है इसका सेलिंग प्राइस, ये है एवरेज, इसकी है NRV पर यूनिट 60 एंड 50। बाय प्रोडक्ट इज सोल्ड एट द रेट 20 पर यूनिट, बाय प्रोडक्ट कितने में बिकता है 20 रुपए में। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 5000 ऑन सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, there is a profit of ₹5,000 on sale of byproduct after incurring separate processing charges of 8,000 and packing charges of 2,000। कहता है 5,000 रुपए का प्रॉफिट होगा ऑन द सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, हम जब सेल करेंगे। ठीक है, कब होगा आफ्टर इनकरिंग सेपरेट चार्जेस ऑफ 8,000 एंड 2,000, उसके बाद 5,000 वाज रिलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप की वैल्यू कितनी है बेटा इसमें से, एक मिनट, स्क्रैप की वैल्यू कितनी है, स्क्रैप की वैल्यू है ₹5,000। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ NRV ऑफ, लिखो इसको, बाय प्रोडक्ट एंड स्क्रैप। इन रुपीस, एक बात बताओ बेटा, BP का जो BP में कितनी यूनिट्स हैं 2000 यूनिट, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितना है 20 रुपीज है ना, BC है ना 20 रुपीज, 20 सोल्ड कितनी है 2000 यूनिट। करो कि कितना आना चाहिए 2000 इंटू 20, ये आ रहा है 40,000 रुपीज। ठीक है, माइनस करते हैं इसमें से, क्योंकि NRV निकालनी है, माइनस करना पड़ेगा एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, कितनी कॉस्ट आ रही है, कहता 5,000 का प्रॉफिट होगा, हमें जानबूझ के उलझा रहा है ये हमें जानबूझ के उलझा रहा है। क्या बोलता, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 5,000 ऑन सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट आफ्टर इनकरिंग सेपरेट प्रोसेसिंग चार्जेस ऑफ 8,000 एंड पैकिंग चार्जेस ऑफ 2,000। कहता 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा आपको बाय प्रोडक्ट की सेल के ऊपर, जब आप इसके अंदर ये दो एक्सपेंस माइनस कर दोगे। हमें तो इतना पता है NRV के लिए हमें को एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ये आ जाएगी। ये देखो हमारी कितनी पैकिंग चार्ज, प्रोसेसिंग चार्जेस कितने हैं, माइनस करो कितने हैं
8,000 और माइनस करो, क्या माइनस करना पड़ेगा, पैकिंग चार्जेस। कितने हैं, 2000। कितने बेटा, 2000, ठीक है सर, डन हो गया। अब एक बात बताओ, 2000 है, बताओ एनआरवी क्या आ गई, किसकी, बीपी की, कितनी आ गई, 40,000 में से 8,000 हमारी फर्दर कॉस्ट, 2,000 फर्दर कॉस्ट, क्योंकि एनआरवी क्या बोलता है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द मार्केट माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। हमें बेच के 2,000 प्रॉफिट होगा, 10,000 प्रॉफिट होगा, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट के लिए हमारे पास ऑलरेडी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है। तो डेट्स वाई हम ये 5,000 का प्रॉफिट को इग्नोर करेंगे। हमें जानबूझ के दे रहा है कंफ्यूज करने के लिए। नहीं बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, आप केजे से पढ़ रहे हो तो कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं उठता। कितना आ गया, 30,000। सर ये तो सिर्फ बीपी था। आपको एक ध्यान होगा, जो बाय प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या क्या शामिल था, एक तो बाय प्रोडक्ट, एक स्क्रैप भी शामिल है और एक वेस्ट मटेरियल भी शामिल है। तो उसके अंदर आपकी स्क्रैप की वैल्यू आएगी ना बेटा, कितनी वैल्यू है स्क्रैप की, लिखा हुआ है 5,000 वाज रिलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप। अगर आप स्क्रैप बेचोगे, क्योंकि इसमें लिखा था अपार्ट फ्रॉम स्क्रैप, कहता जो आपका MP1 है, MP2 है, इसका जो आपका बनेगा बाय प्रोडक्ट वो बनेगा BP, लेकिन उसके अलावा स्क्रैप भी है। तो स्क्रैप की भी कोई इज्जत होती है यार, उसकी कोई वैल्यू होती है स्क्रैप की। तो इसमें कितनी वैल्यू है, 5,000 रुपीज। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 35,000 रुपीज। एंड ये हमारी एनआरवी है, ये हमारी है एनआरवी। अब निकालते हैं हम बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमें जो टोटल कॉस्ट है, हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसी की बात चल रही है कि जो टोटल कॉस्ट है उसमें से हमको माइनस करनी है द वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट। टोटल कॉस्ट कितनी है प्रोडक्ट्स की बेटा, आप, मैं लाइनें गंदी मंदी बना रहा हूं लेकिन आपको अच्छी बनानी है कॉपी के अंदर। क्या टोटल कॉस्ट है बेटा, एक तो लगा आपका रॉ मटेरियल, एक क्या लगा आपका रॉ मटेरियल, कितना लगा रॉ मटेरियल, 1,50,000 का लिखो रॉ मटेरियल। ठीक है, 1,50,000 का। और एक क्या लगा है, वेजेस लगी हैं, लेबर लगी है, इस सामान को रॉ मटेरियल को एफजी बनाने तक, ये तो लगा रॉ मटेरियल 1.5 लाख रुपए का। फिर लगी वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कितनी, 90,000। और क्या लगा, फिक्स्ड ओवरहेड। सर इसको कैसे एलोकेट करेंगे बेटा, इसमें कुछ आपको अवेलेबल है कि नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है वो कितनी है, सर कुछ अवेलेबल नहीं है। तो जब नहीं अवेलेबल हो तो सारा का सारा एलोकेट कर दो। और वेरिएबल तो तभी लगता है जब कोई सामान बनता है। कितना लगा, 50,000। कितना लगा, 50,000। अब एक बात बताओ बेटा, इसकी टोटल आ कितनी है कॉस्ट, कैलकुलेटर आपको उठाओ, कितनी आ रही है, 1,50,000 प्लस 90,000 प्लस 65 प्लस 50, ये आ रही है 355। दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ MP1 प्लस MP2। सर हम इसको एलोकेट नहीं कर पाएंगे, बताओ ना कितनी वेजेस MP1 में लगी, कितने ओवरहेड MP1 में लगे, कितने MP2 में लगे, हमें नहीं पता। जब हमें नहीं पता, हम जब फिर क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट में से अगर कोई इसका बाय प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू माइनस कर देते हैं, माइनस बाय प्रोडक्ट एनआरवी। ऊपर कैलकुलेट करके आए हैं बेटा, इसकी एनआरवी कितनी 35,000। कितनी, 35,000। तो जितनी टोटल कॉस्ट है उसमें से माइनस कर दो बाय प्रोडक्ट की एनआरवी कितनी, 35,000। बेटा बहुत ही आसान है बच्चों, कुछ मुश्किल नहीं है। इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर रहे हो सोल्व, आपके दोस्त इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें ये क्वेश्चन समझाया ही नहीं गया होगा, गारंटी लिख के देता हूं। तो 355 में से माइनस कर दो 35,000, ये बन गई 3,20,000। ये है टोटल कॉस्ट, ये है टोटल कॉस्ट ऑफ MP1, टोटल कॉस्ट ऑफ MP1 एंड MP2। अब आपको क्या करनी है बेटा, थर्ड स्टेप, आपको एलोकेट करनी है कॉस्ट, एलोकेट करनी है कॉस्ट। लिखो वर्किंग नोट 3,
उसने क्या बोला था, कैसे एलोकेट करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी एंड रीजनेबली बेसिस। और हमारे पास सबसे बड़ा बेसिस क्या हो सकता है, टोटल सेल वैल्यू का। हमारे पास सबसे बड़ा बेसिस क्या हो सकता है, टोटल सेल वैल्यू का। लिखो यहां पे MP1 MP2, MP1 एंड MP2। एक बात बताओ, टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस, टोटल कितनी बनी यूनिट्स बेटा, कितनी बनी, 5000 एंड 4000, कितनी बनी, 5000 एंड 4000। इसका प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस एक्चुअली में टोटल इसकी है ₹60, MP1 की 60, MP2 की 50। लिखो, अब आएगी टोटल सेल वैल्यू। भी टोटल सेल मार्केट में कितनी सेल वैल्यू है, लिखो 5,000 इंटू 60, दिस इज 3 लाख, दिस इज 4,000 इंटू 50, दिस इज 2 लाख। मतलब बेटा हमारे पास जो बेसिस चाहिए था वो आ गया। हमें क्यों करना पड़ा ये, क्योंकि हमको बेसिस चाहिए, और इससे बढ़िया बेसिस हो नहीं सकता कि 5000 बनी, उसकी वैल्यू 60 रुपए है, तो 3 लाख टोटल इसका बेस बन गया। उसकी 4000 है, उसका वैल्यू कितनी है, 50 रुपए, कितना बन गया 2। अब इसकी रेशो निकाल लो, कितनी रेशो आई, 3:2, 3:2। किसके लिए बेटा, जो आप ये 3,20,000 कोस्ट निकाल के आए हो ना, आपको इसको 3:2 में डिवाइड करना है MP1 एंड MP2 के ऊपर। तो देखो आपकी निकल गई 3:2। अब टोटल कॉस्ट कितनी है बेटा, टोटल कॉस्ट है आपकी कितनी, 3,20,000। अब इसको यहां पे MP1 में कितनी कॉस्ट आएगी, लिखो 3,20,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, क्योंकि आपको रेशियो में करना है डिवाइड। कैसे करोगे, 3 + 2 5 होता है, तो मतलब इंटू 3 डिवाइड बाय 5। बताओ कितनी कॉस्ट आएगी MP1 की, 3,20,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, डेट इज इक्वल टू 1,92,000। और इसमें कितनी आएगी, इसमें भी 3,20,000 में से माइनस कर दो 192, तब भी सेम आ जाएगी 128। या इसको आप लिख सकते हो 3,20,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5। अभी आ गई टोटल कॉस्ट, बेटा घबराना नहीं है। अभी आ गई टोटल कॉस्ट, कितनी टोटल कॉस्ट आ गई इसकी, 192 MP1 की, 128 MP2 की। अब इसकी टोटल हमें निकालनी है पर यूनिट, हमें निकालनी है पर यूनिट, क्योंकि हमसे पूछा है 250 की इन्वेंट्री है उसके पास, इन्वेंट्री ही उसके पास कितनी है, 250 यूनिट की इन्वेंट्री है, बाकी तो बिक गई। तो टोटल यूनिट्स कितनी बनाई थी इसने, 5000, इसकी 4000। अब बताओ कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी, बहुत सिंपल है, 192,000 जितनी कॉस्ट है डिवाइड बाय 5000, दिट इज टू 38.4, और उसकी 1,28,000 डिवाइड बाय 4000, दैट इज इक्वल टू 32। ये आ गई कॉस्ट पर यूनिट। हमने कॉस्ट निकालने के लिए कितना ताम झाम किया। अब बेटा बहुत ही सिंपल है, कॉस्ट कितनी है 38.4, एनआरवी कितनी है इसकी MP1 की, MP1 की है 60 रुपए, इसकी कितनी है MP2 की 50 रुपए। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, क्या लोअर है, लोअर है बेटा 38.4 एंड 32, 38.4 एंड 32। एंड अब आपको पूछिए क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू, क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू लिखो कैसी आएगी, 38.4, कितने यूनिट है इसकी, 250, कितनी यूनिट है 250, उसकी कितनी है 100, तो ये आ गई वैल्यू आपकी। करो मल्टीप्लाई करो 38.4 इंटू 250, ये आ गई वैल्यू MP1 की 9600 बैलेंस शीट डेट पे। अगले की आ गई 32 इंटू 100, 3200 यूनिट। बहुत ही सिंपल था बेटा, बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन। ये आपका आंसर है 9600 एंड 3200, क्योंकि बेटा क्लोजिंग स्टॉक तो उसके पास इतनी ही सामान का है। तो ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आया था, एंड ये इसका आंसर है, दिस इज फाइनल आंसर।
इसको घर में एक बार जरूर सोल्व करना, अपने हाथ से घर में जरूर सोल्व करना, क्योंकि जब तक साथ में सोल्व नहीं करोगे तब तक सेट नहीं बैठेगा। जब तक पढ़ाई खुद से नहीं करोगे तब तक 80 प्लस नंबर नहीं आएंगे। 80 लेने का 90 लेने हैं सर, 100 नंबर चाहिए ना, आपको करना पड़ेगा बेटा। बहुत सिंपल था। देखो मैंने कुछ इसमें कुछ बोला, मंत्र मारा मैंने इसके ऊपर, मंत्र तो मैंने मारा ही नहीं कुछ बेटा, आपसे क्वेश्चन सोल्व कराया, मंत्र बिना मारे मैंने क्वेश्चन सोल्व करवा दिया आपके साथ। चलिए बेटा, ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बहुत बढ़िया। अभी हमारा फोर्थ, आपकी एक्सरसाइज भी हो गई, फर्स्ट सेकंड हो गया एंड ये भी हो गया फोर्थ क्वेश्चन। अभी हम करते हैं बाकी के कॉन्सेप्ट जो बचे हुए थे इसके अंदर। अब हम आ चुके हैं बेटा कोस्ट फॉर्मूलाज की, अब आ चुके हैं कोस्ट फॉर्मूलाज की। चलिए बेटा, हम आ चुके हैं कोस्ट फॉर्मूलाज की, हम आ चुके हैं कोस्ट फॉर्मूलाज की। सर कोस्ट फॉर्मूला क्या होता है? कोस्ट फॉर्मूला का मतलब है, अब एक बात बताओ, अब आपकी कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, अब आपका अच्छा खासा बिजनेस है ना बेटा। इसको समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अब आपकी कोई छोटी मोटी कंपनी, छोटी मोटी जो शॉप तो है नहीं बेटा, बड़े बड़े बिजनेस है, बड़े बड़े बिजनेस है। आप क्या करते हो, 1 अप्रैल को आप सामान परचेज करते हो, इन्वेंट्री 100 यूनिट की, ठीक है सर, डन होगा जी। आप फिर क्या करते हो, सेल कर देते हो 50 यूनिट्स, कब? 1 मई को। फिर आप क्या करते हो, 10 मई को फिर से नया सामान परचेज करते हो, कितनी यूनिट्स? 50 यूनिट। फिर से 11 मई को सेल हो गई 2 यूनिट, 15 मई को फिर से परचेज कर लिया 60 यूनिट। अब एक बात बताओ, ऐसे करते 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 एक साल में 500 हो गई क्या? 500 बार सामान आया और उसमें से कुछ बिक गया, कुछ नहीं बिका, कुछ सामान आया, कुछ बिक गया, कुछ नहीं बिका, कुछ सामान आया, कुछ बिक गया, कुछ नहीं बिका, और जो लास्ट में बैलेंस शीट की डेट पे जो हमने इन्वेंट्री हेल्ड किया है वो है 250 यूनिट। तो बताओ बेटा उसकी कॉस्ट कैसे निकालोगे, उसकी कॉस्ट कैसे निकालोगे? क्योंकि आपने इसको परचेज किया है 7 रुपए में, बाद में हुआ क्या, 10 तारीख को मार्केट में तेजी आ गई और ये 7 वाला सामान हमको मिला 8 रुपए में। उसके बाद 3 महीने बाद हुआ क्या, मार्केट में तेजी नहीं आई, हमें यही सामान मिला 7.5 रुपए में और यही मिला हमको 6 रुपए में। तो ये 250 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे? इसके लिए इसने लिखा है कोस्ट फॉर्मूला, इसने इसलिए लिखा है कोस्ट फॉर्मूला कि आपको पहले हर एक इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी है, लेकिन साल के आखिर में कैसे एलोकेट करोगे, तो इसके लिए नाम दिया है कोस्ट फॉर्मूलास का। इसलिए हमको निकालनी पड़ती है वैल्यू इन्वेंट्री की, जिसका नाम है कोस्ट फॉर्मूला। चलिए, आपके लिए सिलेबस में AS2 क्या बोलता है, अब आती है AS2 की बारी। AS2 इन्वेंट्रीज का इसमें क्या बोलता है, कहता भैया बात सुनो मेरी, इधर आओ, कहता बेटा इधर एक कंपनी इधर, दूसरी कंपनी इधर। देखो भाई मेरी बात सुनो, मैं AS2 बोल रहा हूं कि मैं सिर्फ 2 ही मेथड बताऊंगा, एक है फीफो, पढ़ के आया हो ना फाउंडेशन के अंदर, फीफो, एक है वेटेड एवरेज, एक है फीफो, ठीक है, एक है वेटेड एवरेज। बहुत बढ़िया, फीफो एंड वेटेड एवरेज। सर समझ आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल समझ आया। एक है फीफो और एक है वेटेड एवरेज। सर फीफो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, बताता हूं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लिख लो अगर लिखना हो तो, लिखो अगर लिखना है। फीफो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब पहले जो सामान आया हम ये मानेंगे कि वही सामान बिका, पहले जो सामान आया वही मानेंगे वो सामान बिक गया, पहले जो सामान आया वही मानेंगे वो सामान बिक गया। सर कैसे? एग्जांपल लेके बताओ, बिना एग्जांपल लेके समझ नहीं आता मुझे। चलिए बेटा हम आपसे एग्जांपल लेके बताते हैं। अभी एग्जांपल खुद ही बनाऊंगा, पहले नहीं सोचा था, अभी एग्जांपल बनाते हैं आप लोगों के लिए। चलिए बेटा, एग्जांपल ऑन फीफो।
आप तो रिकॉर्ड तोड़ने वाले हो, क्योंकि आप कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हो। फीफो का मतलब पहले जो हमने परचेस किया, या पहले का सामान मेरे पास कोई अगर पड़ा है तो पहले वही जाएगा, हम पहले उसी में से सेल करेंगे। आपको पता है ना, अगर आपकी शॉप है और आपने 2 साल पहले कोई सामान परचेस किया था, अब आपने नया सामान और मंगवा लिया, कोई कस्टमर सामान मांगता है आपसे, तो क्या आप अभी जो सामान लेके आए हो वो सेल करोगे? नहीं सर, हम बाणिया बुद्धि हैं, हम पहले अब वाला सामान थोड़ी सेल करेंगे। जो पहले वाला सामान है पहले उस माल को निकालेंगे, पहले उसी माल को निकालेंगे, जा 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 जा, जब वो सामान बिक गया फिर जो हमारे पास अब पड़ा है फिर उसको देंगे। और जब जो बाद में नया परचेस करके लेके आएंगे सामान सेल करने के लिए, वो नहीं बेचेंगे। जो हम पहले परचेस करके लेके आए थे पहले वहां से स्टॉक निकालेंगे, फिर बाद में जो नया वाला है उसको बेचेंगे। समझ गए ना बेटा? बहुत बढ़िया, आप कामयाब होने वाले हो लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर, क्योंकि आपने फन मजा सब कुछ किया है। बेटा एक बात ध्यान रखना, जो चीज आपने लाइफ में सोच ली अगर वही चीज होने लग गई तो इस लाइफ की वैल्यू क्या रह जाएगी? कुछ नहीं रह जाएगी। तो लाइफ में दिक्कतें भी आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी, हंसते हंसते सामना करेंगे, जी जाएंगे, लुट जाएंगे, सीए बन जाएंगे, खूब पैसा कमा के ऐशो आराम की लाइफ जिएंगे। वाह वाह, अरे वाह वाह बोलो भाई, शायरी बोली गई है आपके लिए, वाह वाह बोलो, वाह 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 वाह। चलो एग्जांपल ऑन फीफो, पार्टिकुलर्स परचेज सेल, ठीक है, एंड कॉस्ट। पर्टिकुलर, मान लो आपके पास पहले था ओपनिंग इन्वेंट्री, मतलब लास्ट में आखिर के साल आपके पास बची हुई थी 250 यूनिट। तो परचेज का पार्ट नहीं लिख लिया, यहां पे लिख रहा हूं वैसे ही, 250 यूनिट्स आपके पास बची हुई थी, जिसकी कॉस्ट थी 10 रुपए, जो आपने 10 रुपीज के अंदर परचेज किया था, जो भी है, ठीक है। कितनी थी आपके पास? 250 यूनिट। कितनी थी? 250 यूनिट, जिसकी टोटल कॉस्ट थी 10 रुपीज। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। फिर आपने किया क्या? परचेज करी, कुछ एक और सामान परचेज कर लिया। आपने ये परचेज किया, मान के चलो डेट ये था 1 अप्रैल 2021। आपने परचेज किया 10 अप्रैल 2021 को, कितनी? 100 यूनिट्स। कितने रुपए में? 12 रुपए में, क्योंकि अब रेट है, फ्लक्चुएट होता रहता है बेटा, सेम नहीं रुकता। आपने किया क्या फिर? 11 अप्रैल को कोई कस्टमर आया, आपने उसको सेल कर दिया। कितना यूनिट का सेल किया? आपने उनको सेल कर दिया 80 यूनिट्स। सर सेल क्या रेट है उससे कोई मतलब नहीं है, जो सेल हो गया वो हो गया, जो आपकी कॉस्ट थी अब आपको समझाया जाएगा। चलो सेल कर दिया 80 यूनिट आपने, लिख लो कॉपी में इसको बेटा। फिर आपने फिर से परचेज कर लिया, फिर से परचेज कर लिया। कब किया? कभी भी लगा लो, मई में कर लिया होगा। ये आपने परचेज करी 50 यूनिट, जिसकी वैल्यू थी 11 रुपए। फिर आपने फिर से सेल कर दी, कितनी? 75 यूनिट्स। कितने में? जितने में भी क्यों, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो कॉस्ट चाहिए इन्वेंट्री की, हमें तो चाहिए कॉस्ट। आपने फिर से परचेज कर ली, कितनी? 10 यूनिट। कितने रुपए में? ये 10 रुपीज के अंदर। आपने फिर से सेल कर दी, कितनी यूनिट? आपने यूनिट सेल कर दी 280 यूनिट। कितने में? पता नहीं। अब आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यूजिंग फीफो मेथड। बताओ बेटा क्या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी? कोई मुझे बता सकता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यूजिंग फीफो मेथड। अब बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है फीफो मेथड के अंदर, आ जाइए।
आपको क्या बताया गया था? आपको क्या बताया गया था? मतलब फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले सामान था वो आपका बिक गया, पहले सामान था वो आपका बिक गया। आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब एक बात बताओ बेटा, कैसे निकालो क्लोजिंग इन्वेंट्री? पहले तो ये देखो कितनी यूनिट आपके पास स्टॉक में है, कितनी यूनिट आपके पास स्टॉक में है। कैसे देखोगे? कैलकुलेटर उठाओ अपने हाथ में, ये आपका रामबाण इलाज है। देखो कैसे निकालोगे, देखो सर मेरे पास ओपनिंग कितनी थी 250 यूनिट, कितनी थी 250 यूनिट, ठीक है, प्लस मैंने कितना परचेज कर लिया 100 यूनिट, ठीक है, माइनस कितना माइनस किया, कितना सेल कर दिया 80, माइनस करो 80, ठीक है, फिर कितना और परचेज किया 50 यूनिट, ये देखो 50 यूनिट और परचेज कर ली, ये देखो 50, फिर कितना सेल किया -75, फिर कितना परचेज किया 10 यूनिट, फिर कितना सेल किया 280 यूनिट। भैया काम करो यहां पे लिखो 100, आपने कितना परचेज किया 100, 10 यहां पे लिखो 100 यूनिट, कितनी लिखो 100, 100 लिख लो। अब बताओ टोटल परचेज कितना किया, कैलकुलेट करो यहां पे, टोटल परचेज कितना किया भैया, लिखो यहां पे टोटल परचेज कितना हुआ, देखो 250 प्लस 100, 250 प्लस 100 प्लस 50 और प्लस 100, 500 यूनिट का टोटल परचेज किया आपने बेटा, 500 यूनिट का। और सेल कितना हुआ, लिखो यहां पे 80 प्लस 75, 80 प्लस 75 प्लस 280, कितना हुआ 435। तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, जो क्लोजिंग स्टॉक है, वो कितनी यूनिट है, 500 परचेज किया, 435 यूनिट बिक गई, कितना है बेटा, ये है 500 माइनस 435, दिट इज 265 यूनिट्स। ये तो सर यूनिट टाइम को तो वैल्यू चाहिए कितनी, कितना रुपया से, कितना रुपया से, क्योंकि कभी तो हम 10 रुपीज में परचेज कर रहे हैं, कभी 12 में कर रहे हैं, कभी 11 में कर रहे हैं। अब आता है फीफो मेथड। फीफो मेथड क्या बोलता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो मेरे पास पहले स्टॉक था, यहाँ पे जो मेरे पास 250 स्टॉक था, पहले मुझे ये सेल करना है, मतलब जो 80 मैंने सेल करी वो मैंने 250 में से सेल की होगी, ठीक है सर। उसके बाद जो मैंने 75 सेल की वो भी मैंने इस 250 में से सेल की होगी, क्योंकि 250 माइनस 80 कितनी 170, मतलब 170 जो यूनिट है अब भी मेरे पास पड़ी है ओपनिंग स्टॉक की। उसके बाद आपने 75 फेस सेल कर दी, मतलब 95 मेरे पास अभी भी पड़ी हैं, 95 अभी भी पड़ी हैं। फिर उसने 280 सीधा सेल कर दी, 280 का मतलब है, 280 का मतलब है माइनस जो इसमें से 95 बची हैं वो सेल कर दी होंगी, इसमें से 100 बची हैं वो सेल कर दी होंगी, इसमें से 50 बची हैं वो सेल कर दी होंगी। अब आखिरी आ गई 100 वाली। अब एक बात बताओ, 280 थी, 95 आपने ऊपर सेल कर दी, 100 फिर सेल कर दी, 50 उसमें कर दी, अब 35 बची, तो 35 मतलब यहां से सेल हुई होंगी। अब कितनी बची क्लोजिंग स्टॉक 65। अब ये कहां से बचा, यहां से बचा। 65 कहां से बचा, यहां से बचा, इस वाले से बचा 65 यूनिट। तो इसकी वैल्यू कितनी है 10 रुपीज, इसकी कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज, तो ये आ जाएगी इंटू 10, दैट इज इक्वल टू रुपीज 650। इसका कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट बड़ा आसान मेथड भी है, देखो परचेज कितनी करी 500, बिकी कितनी 435, मतलब अब देख लो जो 65 बची वो ऑब्वियसली यहां से ही बची होंगी। अगर यहां बस्ती मान लो, आपने अगर मान के चलो बेटा, चल जा।
अब मान के चलो आपने यहाँ पे सेल किए हैं सिर्फ 200 यूनिट, आपने सिर्फ सेल किए हैं 200 यूनिट, तो टोटल सेल कितनी होगी, चेंज हो जाएगी कैसे। एक तो आपने सेल की है 80 प्लस 75 प्लस 200 कितनी 355, कितनी 355, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा कितना सर 500 परचेज करी 355 बिक गई, मतलब 145 यूनिट। अब आपकी निकलती है सर कैसे कैलकुलेट करोगे वैल्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले परचेज किया वो सेल हो गया, मतलब जो आखिर में परचेज किया होगा वो हमारे पास पड़ा होगा। तो मेरे पास कितनी है 145 यूनिट, तो उसमें से सबसे पहले ये पड़ी होंगी 100 यूनिट, सबसे पहले ये पड़ी होंगी 100 यूनिट, कितने की 10 रुपीज की, तो लिखो यहाँ पे आएगी 100 इंटू 10 रुपीज प्लस 45 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे है 50, मतलब इसमें से 5 ही बिकी हैं, पांच ही बिकी हैं, 45 पड़ी हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी कितनी वैल्यू है पर यूनिट 11 रुपीज, तो इंटू 11 ये आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, ये आ जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 100 इंटू 10 1000 इंटू 45 इंटू 11 कितनी, ये आ जाएंगी 1495 क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एज पर द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। होपफुली आपको समझ आ गया होगा फीफो मेथड में क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा। जो पहले यूनिट आई वो सेल हो गई, जो बच गई आखिर में उसकी हम हर एक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कितनी बची कितनी नहीं बची, ठीक है सर, ये होता है फीफो। अब आता है वेटेड एवरेज, सेकंड था आपका वैक वाला, ऊपर बताया गया था ना आपसे कि दो मेथड होते हैं फीफो, अब आता है वेटेड एवरेज। अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं, मैं इसी एग्जांपल की बात करता हूं, वेटेड एवरेज में बोलता सेल सूल छोड़ो, सेल सूल छोड़ो, हमें कोई मतलब नहीं, नाम में सुनो, नाम में सब कुछ है, इसका आप काम करो, सब कुछ छोड़ो, नाम में ही सब कुछ है। क्या नाम है, वेटेड एवरेज मेथड, क्या नाम है, वेटेड एवरेज मेथड। मतलब कि जितने भी इन्वेंट्री परचेज किए हैं, जितने भी इन्वेंट्री परचेज किए हैं उन सब की वेटेड एवरेज कॉस्ट, उन सब की वेटेड एवरेज कॉस्ट। अगर हम अपने एग्जांपल की बात करें तो हमने कितना परचेज किया पहले 250, अभी निकाल देते हैं, ये कितना परचेज किया 250, कितनी अमाउंट में रुपीस, एंड टोटल अमाउंट कितनी यूनिट्स, कितने 250, कितने थी 10 रुपीज, फिर परचेज किए कितने, हमने बेटा परचेज किए थे कितने 100 यूनिट, कितने में 12 रुपए में, 100 यूनिट कितने में 12 रुपए में। उसके बाद फिर परचेज किए, कितने परचेज किए बेटा 50 यूनिट्स 11 रुपए में, फिर 100 10 में, कितने परचेज किए अब 50 11 रुपए में, फिर से परचेज किया कितना 100 10 रुपीज में। सबकी कॉस्ट कैलकुलेट करो, कितनी कॉस्ट आ रही है, करो कैलकुलेट, 250 इंटू 10 2500, 100 इंटू 12 1200, 50 इंटू 11 550, 10 इंटू 100 1000। वेटेड एवरेज का मतलब क्या है, वेटेड एवरेज का मतलब क्या है, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल इन्वेंट्री, दिस इज वेटेड एवरेज। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल इन्वेंट्री यूनिट्स, टोटल इन्वेंट्री यूनिट्स। यहां पे कितनी टोटल कॉस्ट आ रही है, टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करो, कितनी आ रही है 2500 प्लस 1200 प्लस 550 प्लस 1000, ये आ रही है 5250। और यहाँ पे कितनी है यूनिट्स आपकी, यहाँ पे है 250 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 100, यहाँ पे कितनी है 500 यूनिट। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या आएगी इसकी, ये आएगी 5250 टोटल डिवाइड बाय 500, ये आ जाएगी बेटा 5250 डिवाइड बाय 500, ये आ जाएगी 10.5, ये आ जाएगी रुपीज 10.5 पर यूनिट, ये आ गई कॉस्ट। अब बताओ, अब कितना भी क्लोजिंग स्टॉक हो, 1 यूनिट 200 यूनिट 500 यूनिट, आपको इसमें से मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड। समझ आया कि नहीं आया बेटा, आया क्या नहीं आया सर, आ गया, यही बोलता है बेटा। ये देखो
ये रहा, आपको समझा दिया, फीफो भी सब समझा दिया, वैट भी समझा दिया, एंड ये जो फॉर्मूले हैं ये रिफ्लेक्ट करने चाहिए फेयरली, ये रिफ्लेक्ट करने चाहिए फेयरली, एंड ये भी समझा दिया कि दो होते हैं, एक फीफो होता है, एक होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला। कोई और फॉर्मूला नहीं आएगा इसमें, लिफो भी नहीं आएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट कोई नहीं आएगा, दो ही आएंगे, एक तो फीफो एंड एक वेटेड। फीफो क्या बोलते हैं, देखो ये बेटा मैंने क्वेश्चन ही कराया आपको, ये मत समझना ये क्वेश्चन है बेटा आपका, ये मैंने क्वेश्चन कराया, एग्जाम में पूछ सकता है ऐसे सवाल, तो ये क्वेश्चन ही है जो मैंने आपको सोल्व समझाया है अभी, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो ये आ गया फीफो, क्या बोलता, द फीफो फॉर्मूला, जो फीफो फॉर्मूला है वो अज्यूम करता है, क्या अज्यूम करता है, दैट द आइटम ऑफ इन्वेंट्री विच वर परचेज्ड, जो आपने परचेज किए और जो आपने खुद प्रोड्यूस किए, फर्स्ट कंज्यूम्ड और सोल्ड, वो कंज्यूम हो गए या सोल्ड हो गए, एंड जो रिमेनिंग बचे वो आपके क्या है, मोस्ट रिसेंटली परचेज्ड, वो आपके मोस्ट रिसेंटली परचेज्ड हैं, ये आपके जो कंज्यूम हो गए जो भी बातें हैं। वेटेड में क्या बोलता है, द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इज डिटरमाइंड फ्रॉम द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द सिमिलर आइटम, जो भी सिमिलर आइटम है, मतलब आइटम ए अगर सिमिलर है, आइटम बी अलग है, उसकी तो ऑब्वियस ही बात है अलग अलग कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है ना। सिमिलर आइटम क्या बोल रहा है, सिमिलर आइटम, क्या सर मुझे, सर एक बात और, सर क्या मुझे हर वैल्यू पे सेम लगाना फॉर्मूला, नहीं बेटा, जो सिमिलर नेचर के हों, जो सिमिलर नेचर के हों उन्हीं में ये कॉस्ट लगेगी। क्या बोलता है, द कॉस्ट फॉर्मूला यूज्ड रिफ्लेक्ट द फेयरली पॉसिबल अप्रोक्सीमेशन टू द कॉस्ट इनकर्ड इन द ब्रिंगिंग ऑफ इन्वेंट्री। आपको हर चीज देखनी है कि ये चीज पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, वेटेड या फीफो, आपको इन्वेंट्री के जो भी नेचर है उनपे डिसाइड करना होगा। मान लो आपके बिजनेस है गारमेंट्स का, आपके पास शर्ट भी है, आपके पास पेंट भी है, तो शर्ट एंड पेंट सेम नहीं है, आप चाहो तो शर्ट पे सिर्फ फीफो लगा सकते हो और जो पेंट बेच रहे हो जीन्स उस पे आप वेटेड एवरेज भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आपने एक शर्ट पे लगा दिया, अगर वो सिमिलर नेचर की है तो आपको सभी शर्ट पे फिर वो फीफो ही लगाना पड़ेगा, समझ गए बेटा। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, इसकी एक छूट है, हाईलाइट करो इसको बेटा, एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन है, बट लेकिन आपको दो फॉर्मूले बता तो दिए हमने कि एक तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो है, एक है वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला, लेकिन बट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ आइटम डेट आर नॉट ओरिजिनेटिव इंटरचेंजेबल, मतलब लेकिन कुछ ऐसे इन्वेंट्री जो आप आम रूटीन में नहीं बेचते, फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है बहुत बड़ी, आपकी मान लो आपकी फैक्ट्री है रायमंड की, आप कोट बनाते हो, आप एक बड़े बड़े कोट बनाते हो, ठीक है सर, कोट छोड़ो सेलो पेन की बात करते हैं हम, आपकी फैक्ट्री है पेन बनाते हो आप, ठीक है, आप पेन बना रहे हो, आप सामान बेच रहे हो, पेन नॉर्मली बेच रहे हो, इसको तब तो भी जाएगा ऊपर वाले में, या तो उसको यूज करना पड़ेगा फीफो या करना पड़ेगा वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। लेकिन आपके पास कोई ऑर्डर आया, आपके पास कोई एक ऐसा ऑर्डर आता है जिसमें सामने वाला बंदा क्या बोलता है, मुझे इस पेन के अंदर ना एक गोल्ड की प्लेट चाहिए, यहां पे चाहिए गोल्ड की प्लेट, यहां पे चाहिए सिल्वर की प्लेट, और जो कैप होना चाहिए वो डायमंड वाला होना चाहिए। सर क्या बात है, ऐसा कौन सा बंदा है, कोई भी बंदा आ गया, मान लो बोलता मुझे ऐसा पेन चाहिए, यहाँ पे गोल्ड प्लेट होनी चाहिए, यहाँ पे सिल्वर होनी चाहिए, कैप होना चाहिए डायमंड की उसका बना हुआ, क्या प्लेट का बना हुआ, तो बताओ क्या उसकी जो कैलकुलेट करोगे क्या उसकी भी इससे करोगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से या वेटेड एवरेज से? नहीं सर, क्योंकि वो जो मैं पेन बनाऊंगा ना वो मैं नॉर्मली सेल नहीं कर सकता मार्केट में जाके, क्योंकि कोई परचेज ही नहीं करेगा। जो भी हमें मतलब कि जो भी हमें कोई स्पेशल ऑर्डर आता है, कोई स्पेशल आता है प्रोजेक्ट कि आपको ये बनाना है और आपको उनको बाद में सेल करना है, उसकी इन्वेंट्री जो भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट आएगी वही कंसीडर की जाएगी, जो भी उस चीज की एक्चुअल कॉस्ट आएगी वही कंसीडर की जाएगी। देखिए यही लिखा हुआ है आपको, बट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ आइटम दैट आर नॉट ओरिजिनेबल इंटरचेंजेबल एंड गुड्स और सर्विस
rupees produced and segregated for the specific project should be assigned by specific identification of their individual कॉस्ट, मतलब जिसकी जो भी नॉर्मली इंडिविजुअल कॉस्ट आएगी उसके बेसिस पे ही आपको करना पड़ेगा। तो ये था आपका कॉस्ट फॉर्मूलाज के ऊपर। मतलब कि अगर कोई स्पेशल ऑर्डर आता है, कोई ऐसा ऑर्डर जो हम मार्केट में सेल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको जो भी उसके ऊपर कॉस्ट लगी है वो कंसीडर करनी पड़ेगी। बाकी सभी के लिए आपको फीफो या वेटेड लगाना पड़ेगा। सर क्या हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं? क्योंकि बेटा ये चीज क्या है, ये कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी है, ध्यान रखना। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड या वेटेड एवरेज मेथड ये कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी है। क्योंकि आपको अकाउंटिंग पॉलिसी का क्या बताया गया था कि अकाउंटिंग पॉलिसी वो होती हैं जो कंपनी के अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, जो कंपनी के अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं। तो ये क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी कंपनी की। सर क्या कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकती है? बिल्कुल सर, तीन ही केस हो सकते हैं, आपको बताया गया था। एक तो चेंज इन द स्टैच्यू, लॉ बोलता है कि चेंज करनी पड़ेगी। सेकंड, अकाउंटिंग जो एएस खुद बोलता है। थर्ड, फॉर द बेटर, जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है। मतलब यहां पे AS2 क्या बोलता है, या तो लगाओ फीफो या वेटेड कॉस्ट फॉर्मूला। तो अगर कंपनी चाहती है अगले साल मुझे फीफो नहीं लगाना, मुझे वैक लगाना, तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका जो भी चेंजेस का इंपैक्ट पड़ेगा आपको उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा एज पर AS1। एंड अगर उसकी अमाउंट कुछ ज्यादा ही मटेरियल है तो उसकी अमाउंट का भी डिस्क्लोजर देना कंपलसरी है। और ध्यान रखना ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है, ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है। सर अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है, अभी बता देते हैं बेटा आपको। अकाउंटिंग पॉलिसी देखो, अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर्स टू द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड द मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल अडॉप्टेड बाय द एंटरप्राइजेस इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जो इन्वेंट्री की क्लोजिंग वैल्यू आएगी यहाँ पे बैलेंस शीट में जो चमक रही होगी इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे कोई मेथड उसको बोला जाता है अकाउंटिंग पॉलिसी। और यहाँ पे आपको दिखाया भी गया था कि फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग पॉलिसी का इन्वेंट्री के पास या तो होगा फीफो या वेटेड एवरेज मेथड, कंपनी चाहे तो कोई भी यूज कर सकती है। चलिए सर, बहुत बढ़िया। अब आते हैं, ये भी अब आखिरी पॉइंट, फिर खत्म हो जाएगा आपका सिस्टम। ये अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा बहुत बढ़िया ढंग से। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आती है एनआरवी की। आपको बताया गया था बेटा, क्या बताया गया था कि अगर किसी की कॉस्ट है 100 रुपीज इन्वेंट्री की, मतलब कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन प्लस अदर कॉस्ट, ये आ रही है 100 रुपीज, ये आ रही है 100 रुपीज, एंड उसकी एनआरवी आ रही है 80 रुपीज, उसकी एनआरवी आ रही है 80 रुपीज। तो आपको पता है ना, आपको 20 रुपीज कहां चार्ज करने पड़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। आपको उस इन्वेंट्री की वैल्यू को राइट डाउन करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल ऑफ जो प्रूडेंस वो क्या बोलते हैं, यू कैन नॉट ओवर वैल्यू योर एसेट। ठीक है ना सर, बहुत बढ़िया। ठीक, क्या बोलता, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्वेंट्रीज आर यूजली written down to NRV on a item to item basis। item to item basis मतलब हम item to item चेक करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है। in some circumstances however it may be appropriate to similar item, मतलब 3-4 आपके पास इन्वेंट्री है, अब उससे नहीं समझ आ रही वैल्यू क्या है, तो क्या करोगे आप, सभी को एक साथ उसका बना के चेक करोगे, बना के क्या कंप्लीट कि क्या टोटल उसकी एनआरवी आ रही है, और टोटल कॉस्ट से कंपेयर करोगे, जो भी कम आएगी उसको आप एनआरवी पे लेके जाओगे, राइट डाउन कर दोगे। सर ये एनआरवी चेक कब करनी है, ऊपर भी लिखवाया गया था आपको जब मैं समझा रहा था, एट ईच बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट की डेट के ऊपर। लेकिन सर एक बात बताओ, अब एक नया एग्जांपल, फर्स्ट ईयर कॉस्ट 100, एनआरवी 80, तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में आपका लॉस कितने का, 20 रुपीज का लॉस। ठीक है, अगले साल क्या होता है सर, आपकी
इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज इन एनआरवी। आपकी जो एनआरवी थी वो 80 रुपीज की थी और पूरे साल सामान नहीं बिका। एनआरवी 80 की थी, पूरे साल सामान नहीं बिका, अगले साल एनआरवी हो गई 95 रुपीज की। तो क्या होगा सर, क्या हम इसकी वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे? बेटा ध्यान रखना, ध्यान रखना, अगर एनआरवी बाद में इंक्रीज हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, अगर एनआरवी बाद में इंक्रीज हो गई बेटा, अगर एनआरवी बाद में इंक्रीज हो गई तो आपको पहले कितनी थी 80 की, अब कितनी की होगी 95 की। रुपीज 15 का जो आप यहाँ पे लॉस 20 का बुक करके आए हो ना, तो उसमें 15 रुपीज का लॉस रिवर्स हो जाएगा। मतलब ये 15 रुपीज इस साल की इनकम मानी जाएगी, ये 15 रुपीज इस साल की इनकम मानी जाएगी। लेकिन सर मान के चलो, लेकिन सर मान के चलो अगर एनआरवी हो गई मेरी 105, एनआरवी होगी 105, तो क्या मैं 25 का प्रॉफिट मान लो? नहीं बेटा, कोस्ट से ऊपर तो आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। कोस्ट से ऊपर आप अपनी इन्वेंट्री को मेजर नहीं कर सकते, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोस्ट, क्योंकि इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट कोस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो यहां पे कोस्ट कितनी है 100, एनआरवी कितना है 105, तो मैक्सिमम इन्वेंट्री किस पे मेजर होगा 100 रुपए में। और जो 80 रुपए से हम 20 रुपए का आए रिवर्सल करके, मतलब पहले वैल्यू थी 80 की अब 100 की होगी, मतलब 20 रुपए का प्रॉफिट, मतलब 20 का जो लॉस पहले बुक करके आए थे उसको हम रिवर्स कर देंगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर, और ये 20 रुपए का यहाँ पे लॉस एड बैक हो जाएगा ये चीज को, लेकिन इससे ऊपर वो नहीं बढ़ सकती। ओके बेटा, ठीक है सर। अब इसमें एक सबसे मेजर पॉइंट आएगा आपको समझाने वाला, इसमें सबसे मेजर पॉइंट और इस आखिरी पॉइंट, इस पूरे के पूरे, इस सबसे मेजर पॉइंट और आखिरी पॉइंट इस पूरे के पूरे इन्वेंट्री वाले पार्ट का। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको फंसवा सकता है ये पॉइंट। ये थोड़ा सा नया पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट है, आपको लगेगा भी थोड़ा सा चेंजेस आएगा, थोड़ी सी माइंड खोलो। एक बात बताओ, क्या पॉइंट है? AS2 बोलता है इन्वेंट्री का। सर ये क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या चल रहा है हमारी लाइफ में? बेटा कुछ नहीं चल रहा, बहुत आसान चल रहा है। AS2 इन्वेंट्री क्या बोलता है? ये कहता आपके पास जो रॉ मटेरियल है उससे क्या करते हो, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन करके, होता है ना, रॉ मटेरियल है, फिर आप सामान, उससे क्या करते हो, आगे सामान बनने में जो भी टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। उसके बाद वो क्या बनता है, फिनिश गुड्स। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, आपको क्या बनानी है? आपको करना है प्रिपेयर आइसक्रीम, आपको बनानी है आइसक्रीम। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आपको बनानी है आइसक्रीम। अब आइसक्रीम के लिए चाहिए दूध। आप, दूध क्या है आपका, मिल्क क्या है आपका, मिल्क, दूध, रॉ मटेरियल है या नहीं, है या नहीं मिल्क रॉ मटेरियल? सही सर, बिल्कुल है। अब मान के चलो आपने दूध परचेज किया है 60 रुपीज पर लीटर, और ये दूध कहां यूज हो रहा है, आइसक्रीम के अंदर। ये दूध कहां यूज हो रहा है, आइसक्रीम के अंदर। अब आपने जो दूध परचेज किया है वो परचेज किया है 60 रुपीज पर लीटर, 60 रुपीज पर लीटर। अब कई बार क्या होता है कि जो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, ध्यान से सुनना, आंख खोल के, कान खोल के, कई बार क्या होता है कि आपने, आपका जो रॉ मटेरियल, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपका जो रॉ मटेरियल विच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स, क्या है आपका इसमें FG, फिनिश गुड्स क्या है इसकी, आपकी आइसक्रीम, इसको बोलेंगे हम फिनिश गुड्स। कि आपका जो रॉ मटेरियल जो कि यूज हो रहा है इन द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, ये दूध यूज हो रहा है आइसक्रीम के अंदर। अब मान के चलो 1-2 दिन के बाद दूध की जो वैल्यू थी वो 40 रुपए लीटर रह गई, दूध की जो वैल्यू थी वो 40 रुपए में आ गई, वो कम हो गई, क्योंकि दूध की जो लॉकडाउन लग गया, दूध की मार्केट खत्म हो गई, दूध बिकना बंद हो गया,
तो दूध की वैल्यू कम हो गई। अब आप तो फंस गए। कैसे फंस गए? क्योंकि सर आपने परचेज किया था 60 रुपए के अंदर, ओनली रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूं बेटा। यहां पे आपने परचेज किया था 60 रुपए पर लीटर के अंदर, आपने परचेज किया था 60 रुपए पर लीटर के अंदर, एंड लेकिन बाय चांस उसकी वैल्यू हो गई 40 रुपए पर लीटर। मतलब जो रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हो एफजी के लिए, उसकी वैल्यू कम हो गई। किसकी वैल्यू कम हो गई? रॉ मटेरियल की। तो एएस क्या बोलता, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। अब एएस क्या बोलता, कहता अगर रॉ मटेरियल की वैल्यू कम हो गई किसी ना किसी केस की वजह से, वैसे अगर रॉ मटेरियल की वैल्यू कम हो गई, उसकी वैल्यू कम हो गई जो कि यूज हो रहा है एफजी के अंदर किसी ना किसी बेस में, तो AS2 क्या बोलता है? AS2 बोलता है कि अगर ये जो रॉ मटेरियल है ये यूज कहां हो रहा है? एफजी के अंदर। ये जो रॉ मटेरियल है ये यूज कहां हो रहा है? एफजी के अंदर। एफजी क्या? आइसक्रीम। कहता अगर ये एफजी फिनिश गुड्स इज एक्सपेक्टेड टू सोल्ड अबव कॉस्ट। कहता अगर ये आइसक्रीम आपको लगता है कि बिक जाएगी जितनी इसकी कॉस्ट है उससे ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर RM भी यूज हो रहा है, रॉ मटेरियल भी यूज हो रहा है। समझने की कोशिश करो। कहता अगर रॉ मटेरियल की तुम्हारी अगर कॉस्ट की वैल्यू कम हो गई, लेकिन जो रॉ मटेरियल आपका एफजी के अंदर यूज हो रहा है, और अगर वो एफजी फिनिश गुड्स इतनी ताकत रखता है कि वो हम उसको बेच सकते हैं कोस्ट से ऊपर, वी आर एक्सपेक्टेड टू सोल्ड द अबव एफजी अबव द कोस्ट, देन आपको इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करना, देन आपको इसकी वैल्यू को राइट डाउन नहीं करना। लेकिन सर अगर ये रॉ मटेरियल जो यूज हो रहा है एफजी के अंदर, अगर ये रॉ मटेरियल यूज हो रहा है एफजी के अंदर फिनिश गुड्स के अंदर, अगर इसकी वैल्यू आइसक्रीम की वैल्यू अगर एक्सपेक्टेड है कि वो कॉस्ट से जो भी आपकी कॉस्ट है उससे कम बिकेगा, तब आपको ये जो रॉ मटेरियल है इसकी वैल्यू को कम करना पड़ेगा। मतलब क्या? अगर जो रॉ मटेरियल है वो आपका यूज हो रहा है फिनिश गुड्स के अंदर, दो पार्ट हैं। पहला एक्सपेक्टेड टू सोल्ड अबव कॉस्ट भी, मतलब जितनी इसकी कॉस्ट लग रही है, मान लो इसकी कॉस्ट है 100 रुपीज, एफजी की टोटल कॉस्ट आ गई 100 रुपीज, रॉ मटेरियल प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन की कॉस्ट आ गई 100 रुपीज किसकी? एफजी की। और हमको लगता है ये बिक जाएगा 105 रुपए में अबव कॉस्ट, देन क्या करोगे? जो रॉ मटेरियल की वैल्यू है आपको कम नहीं करनी। यू नॉट नीड टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ, आपको रॉ मटेरियल की वैल्यू को उस अपने एग्जांपल में 60 रुपए की ही रखना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो आपके एफजी हैं उनकी कॉस्ट है 100, लेकिन रॉ मटेरियल की वैल्यू की वजह से उनका जो एनआरवी है हमको जो लगता है वो बिक जाएगा 90 रुपीज का, मतलब कि सर एफजी की वैल्यू हम कॉस्ट से ऊपर तो नहीं बेच पाया, कॉस्ट तक नहीं बेच पाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रॉ मटेरियल को राइट डाउन करना पड़ेगा, जिसको नाम दे दिया गया रिप्लेसमेंट कॉस्ट का। और जो भी राइट डाउन की वैल्यू आएगी वो चार्ज करनी पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाके आपको। यही लिखा हुआ है बेटा। ये क्या बोलता है? मटेरियल एंड अदर सप्लाई, जो भी मटेरियल है एंड अदर सप्लाई है जो कि यूज हो रही है इन द प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्री, आर नॉट रिटन डाउन बिलो कॉस्ट। जितनी उसकी कॉस्ट है रॉ मटेरियल की है सप्लाई की वो कम नहीं होगी इफ जो उनके फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम, इन विच दे विल बी इनकॉर्पोरेटेड, मतलब जो दूध आइसक्रीम में जाएगा और जो आइसक्रीम है आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट और अबव कॉस्ट, या तो वो कॉस्ट पे बिक रही है उससे ज्यादा बिक रही है, तब आपको नहीं राइट डाउन करनी वैल्यू किसकी? रॉ मटेरियल या सप्लाई की। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करना, इसको सीने से लगा के रखना। लेकिन अगर लगता है कि उसकी जो कॉस्ट है वो एक्सीड हो जाएगी एनआरवी से, मतलब
कॉस्ट तो 100 रुपीज की है, सेलिंग प्राइस है 95 रुपीज का, देन आपको अपनी रॉ मटेरियल की वैल्यू को राइट डाउन करना पड़ेगा एंड उसके चक्कर में जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है ये बेस्ट मेजर अवेलेबल है। सर वाई रिप्लेसमेंट? क्योंकि बेटा आप उस दूध को मार्केट में आप सेल नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आपका जो रॉ मटेरियल है वो आप मार्केट में सेल नहीं करते, तो उसकी एनआरवी कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। तो उसका नाम दे दिया गया कि जो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, मतलब आज जो मार्केट में उसका सामान मिल रहा है उसको हम राइट डाउन कर देंगे। सिर्फ ये इसके लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये आपका इन्वेंटरी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 इसी के बेसिस के ऊपर है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 को, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 को फटाफट बेटा पढ़ो क्वेश्चन 3 को। पढ़ो क्वेश्चन 3 को। क्या था? यूवे लिमिटेड परचेज रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल परचेज किया कितने का? 400 रुपए पर केजी। कंपनी डू नॉट सेल रॉ मटेरियल, कंपनी आरएम नहीं बेचती, आरएम का मतलब रॉ मटेरियल नहीं बेचती, लेकिन उसको यूज करती है इन प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, द फिनिश गुड्स जो आपके एफजी हैं जिसके अंदर रॉ मटेरियल यूज हो रहा है आर एक्सपेक्टेड टू सोल्ड एट बिलो कॉस्ट, आर एक्सपेक्टेड टू सोल्ड एट बिलो कॉस्ट, मतलब कि मान लो कॉस्ट है इसकी 700 रुपए मान के चलो, लेकिन वो सेल होगा, उसका सेलिंग प्राइस हमको लगता है 700 रुपए से कम है। मैंने आपको बताया था बेटा, मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर एफजी जिसके अंदर रॉ मटेरियल यूज हो रहा है अगर वो एक्सपेक्टेड है कि वो कॉस्ट या कॉस्ट से ज्यादा नहीं बिकेगा, मतलब बिलो कॉस्ट सेल होगा, तो हमको इस रॉ मटेरियल की जो 400 रुपए पर किलो की वैल्यू है हम इसको राइट डाउन करना पड़ेगा, राइट डाउन करना पड़ेगा। और राइट डाउन के लिए जो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वही इसका सही मेजर है। इसने पूछा हाउ विल यू वैल्यू द इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल। आप सबसे पहले ये लिख के आना कि एज पर AS2 अगर किसी रॉ मटेरियल जो कि FG में यूज हो रहा है और अगर वो FG आर एक्सपेक्टेड टू सोल्ड एट बिलो कॉस्ट, देन वी नीड टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी टू क्या? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है? 400 पर केजी। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है? 300 पर केजी एंड 10,000 किलो ऑफ रॉ मटेरियल एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, मतलब 10,000 केजी हेल्ड किया हुआ है रॉ मटेरियल, तो क्या वैल्यू होगी इसकी? 10,000 इंटू 300, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी रॉ मटेरियल की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? इसका क्या वैल्यू होगी? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होगी हमारी 10,000 इंटू 300, कितनी? 10,000 इंटू 300 मतलब 30 लाख रुपीज। ठीक है बेटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। आपको सिंपल ऐसे नहीं लिख के आना, जो उसका प्रोविजन है वो आपको एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा। तो ये आपका इन्वेंट्री खत्म हो गया बेटा, पूरा का पूरा चैप्टर। ये था आपका स्टडी मटेरियल, इसके क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे आपसे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये क्या बोलता है? ये होमवर्क था इलस्ट्रेशन 3 का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट देख लेते हैं क्या बोलता है ना। प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्ट है 5% ऑफ इनपुट का, जितना सामान लेके आए, इनपुट का मतलब जो सामान आया उसका 5% वेस्ट हो जाएगा। आया कितना? 5,000, रुको, 5,000 का 5% मतलब कितना वेस्ट है इसका? नॉर्मल वेस्ट कितना है? 250 MT, लेकिन एक्चुअली में वेस्ट कितना हो गया? 300 MT, मतलब 50 MT का क्या है? एबनॉर्मल वेस्ट है। कॉस्ट ऑफ एम्प्टी इज 1000। अब एक बात बताओ, नॉर्मल वेस्ट की कॉस्ट को भी आपको इंक्लूड करना है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होती है? 1000 इंटू 5000। टोटल कितनी आई बेटा इसकी? टोटल कितनी कॉस्ट आई? हमको पहले निकालनी है कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई? 1000 इंटू कितने थे मेरे पास? 5000। और यूनिट कितनी है नॉर्मल में? 4750, क्योंकि बेटा नॉर्मल कॉस्ट भी पार्ट मानी जाएगी। तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई बेटा इसकी? 50 लाख डिवाइड बाय 4750। इट इंप्लाइज टू 10
52.63, ये आ गई कॉस्ट पर यूनिट। अब देखो हाउ विल यू वैल्यू इन्वेंट्री। अब एक बात बताओ, 5000 यूनिट आई, 300 बेकार हो गई, तो मेरी वैल्यू कितनी बची, कितनी क्वांटिटी बची, 4700 बची। तो इसमें आएगा सबसे पहले एबनॉर्मल, कितना है एबनॉर्मल, एबनॉर्मल सामान कितना है 250, तो वेस्ट होनी थी लेकिन 300 वेस्ट हो गई, तो 50 एबनॉर्मल है। कितनी कॉस्ट है 1052.63, ये आ गई एबनॉर्मल। 50 इंटू 1052.63 ये आ गई एबनॉर्मल, कितना हो गया 5263.1.5। एंड जो हमारी वैल्यू है ये कहां जाएगी, ये जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। एंड जो हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है वो कितनी है 4700 यूनिट इंटू कितनी कॉस्ट है 1052.63, ये आ गई 4947361। ये बेटा इसकी आंसर होगा इसका। देखते हैं क्या आंसर है इसका। ये देखो 1052.615 इसने राउंड ऑफ कर लिया, इसकी आ रही है 49361, अपनी 368 आ रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये एबनॉर्मल वेस्ट आ रहा है 52632, अपना कितना आ रहा था 52631.5, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। फोर्थ भी हो गया आपका, फिफ्थ भी हो गया। जो भी इसकी अगली केस स्टडी है, टेस्ट नॉलेज के जो क्वेश्चन है वो भी आसान ही होने वाले हैं, आपको वो भी अच्छे से सोल्व करने हैं। सर कौन से क्वेश्चन है बेटा, एक तो ये रहा, एक ये है, ये भी आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4। ये पेज नंबर है बेटा इसका, क्वेश्चन 4 का 3.149, ये भी आपका पेज है। चलिए ये भी आपका हो जाएगा सारा का सारा। सेकंड भी होमवर्क है, बड़ा सिंपल है, जो भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं इन्वेंट्री के वो सोल्व हो जाएंगे सारे के सारे आपसे, एंड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड ये भी सेम सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है जो कि आप 1 सेकंड में सोल्व हो जाएगा आपसे। तो ये था अपन का पूरा का पूरा AS2। अभी लेक्चर आज का छोटा होने वाला है क्योंकि मैं अगला AS स्टार्ट करवाऊंगा, वो है AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हम AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी नहीं पढ़ेंगे, AS3 हम अगले चैप्टर, जो चैप्टर आएगा इसका मॉड्यूल 2 के अंदर, उसमें ही कैश फ्लो स्टेटमेंट को कवर किया जाएगा। तो आज था हमारा इन्वेंट्री का सेशन, होपफुली अच्छा लगा होगा। एंड फीडबैक जरूर देना, आपका दोस्त CA KJ। बाय, जय हिंद।